ने भी तंज कसा। अब तुम लोगों के पास कचरा बचा है, कचरा। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा नहीं था तो तुम इस नीलामी में आए ही क्यों? इससे बेहतर था कि आते ही नहीं, कम से कम कुछ मुंह दिखाने लायक तो बचते। मेघना को चिंता होने लगी। इतने सारे लोग आर्यन पर हंस रहे थे और उसे लगा कि वो नीचे कूदकर मंच पर पहुंच जाए। गौरांग भी नाराज था। चुप नहीं रहते ये लोग, लगता है इनको थप्पड़ खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तिम्रा गुस्से में बोली, भला यंग मास्टर आर्यन ने इनका क्या बिगाड़ा है जो यह ऐसी बातें कर रहे हैं? उन्हें देखो, अश्वघोष और बलभद्र कैसे दांत फाड़ रहे हैं। यंग मास्टर शिवगिरी संघ के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी इन बेशर्मों के मुंह फट रहे हैं। वो सब बहुत गुस्से में थे। दूसरी ओर मंच पर आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आवाज ऊंची की और कहा, क्या तुम लोग अब भी हंसी से नहीं थके? फिर आर्यन ने मास्टर शिल्पेश्वर की ओर देखा और कहा, मास्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मास्टर शिल्पेश्वर को आर्यन के इन्फेनो दैत्य में बहुत रुचि थी, लेकिन वो आर्यन के कवच और तलवार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। कवच और तलवार बनाने के मामले में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ये कह सकते हैं कि उनमें उनकी पकड़ मजबूत थी। फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा शिल्पकार क्यों ना हो, उनसे शक्तिशाली कवच और तलवारें नहीं बना सकता था। लेकिन फिर भी मास्टर शिल्पेश्वर हल्की सी मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ गए और हंसते हुए बोले, अब इस बार तो तुम मुझसे धरती मणि उधार नहीं मांगने वाले, है ना? आर्यन हंसते हुए बोला, इस बार नहीं। जैसे ही मास्टर शिल्पेश्वर मंच पर चढ़े, सब चुप हो गए और उनकी नजरें उन पर टिक गई। आर्यन ने हॉल में उन चेहरों को देखते हुए जिनमें उसके लिए अपमान और तिरस्कार था, घमंड से बोला, अब बस अपनी कुत्ते जैसी आंखों को फाड़कर देखना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली कवच क्या होता है और असली तलवार का मतलब क्या है। जैसे ही उसने ये कहा, आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से शरीर का एक पूरा कवच निकाला। कवच की सतह पर कोई भी विशेष आभा नहीं थी, वह एक सामान्य कवच जैसा ही लग रहा था। आर्यन ने मास्टर शिल्पेश्वर की ओर देखा और कहा, मास्टर, क्या आप इसे पहन सकते हैं? मास्टर शिल्पेश्वर उस कवच को देखकर चौंक गए, जो बिना किसी ऊर्जा के चमक के था। हालांकि वह मन में असहज थे, फिर भी वह इन्फिनो दैत्य के लिए ऐसा करने को तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने उस कवच को पहनने की कोशिश की तो उन्हें समझ में नहीं आया कि इसे कहाँ पहनना है। उन्होंने शर्मिंदगी से कवच को चारों ओर से देखा, पर फिर भी उन्हें इसे पहनने का तरीका नहीं मिल पाया। आर्यन ने कहा, मास्टर, इस कवच में अपनी अंदरूनी शक्ति डालो और यह अपने आप सक्रिय हो जाएगा। मास्टर शिल्पेश्वर का दिल हलचल करने लगा और वह सोचने लगे, क्या ये फिर से एक आत्मनिर्भर शस्त्र है? उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और वो इंतजार नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने अपनी अंदरूनी शक्ति का एक छोटा सा कतरा कवच में डाला, जैसा कि आर्यन ने कहा, कवच तुरंत सक्रिय हो गया। अगले ही पल धातु की टकराने की आवाजें गूंजने लगी और कवच अपने आप खुलने लगा। मास्टर शिल्पेश्वर ये देखकर दंग थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक कवच का एक टुकड़ा उड़ते हुए आया और उनके पैर से चिपक गया। फिर एक और टुकड़ा आया और कंधे से चिपक गया। ऐसे ही एक एक करके कवच के सभी टुकड़ों ने उनके शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। इसके बाद उनके पूरे शरीर पर एक रोशनी चमकी और कवच पूरी तरह से पारदर्शी हो गया, मानो उन्होंने कुछ पहना ही ना हो। मास्टर शिल्पेश्वर ने अपना शरीर इधर उधर हिलाया। ये कवच वास्तव में इतना लचीला था कि जैसे उन्होंने बस एक और जोड़ी कपड़े पहने हो। मास्टर शिल्पेश्वर ने उत्तेजना के साथ कहा, अद्भुत। आर्यन ने फिर कहा, मास्टर, आपका शक्ति स्तर क्या है? मास्टर शिल्पेश्वर ने तुरंत जवाब दिया, दूसरे स्तर का शून्यवीर। आर्यन ने कहा, अब आप अपनी शक्तियों को कवच से जोड़ो और फिर बताओ कि आपकी शक्तियों का स्तर क्या है। मास्टर शिल्पेश्वर बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। उन्होंने ऐसा कवच पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन के कहे अनुसार उन्होंने तुरंत अपनी शक्तियों को कवच से जोड़ दिया। जैसे ही उनकी शक्तियां कवच से जुड़ी, उनके पूरे शरीर पर तेज रोशनी चमकने लगी। उनके शरीर के हर हिस्से में शक्तिशाली ऊर्जा बह रही थी और मास्टर शिल्पेश्वर इसे पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे थे। ये हे भगवान, मेरी शक्तियां 2 स्तर से बढ़ गई। आर्यन ने फिर तलवार निकाली, जो दिखने में कवच के जैसे साधारण लोहे की तलवार दिख रही थी। आर्यन ने कहा, मास्टर, अब तलवार पर अपना ध्यान केंद्रित करो और इसे अपने पास बुलाओ। मास्टर शिल्पेश्वर ने वैसा ही किया और अगले ही पल वो तलवार एक नीली रोशनी से जगमगा उठी और तेजी से उड़ते हुए मास्टर शिल्पेश्वर के हाथ में आ गई। यह इतनी पतली हो चुकी थी कि तलवार में जैसे कोई ब्लेड ही ना हो, बस एक नीली रोशनी की धार दिख रही थी। आर्यन फिर से बोला, मास्टर, अब केवल तलवार को घुमाओ, अपनी शक्ति बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। इस समय मास्टर शिल्पेश्वर की उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने तुरंत बिना शक्तियों का इस्तेमाल किए तलवार को घुमाया। आमतौर पर बिना शक्तियों के तलवार घुमाना ऐसा था जैसे हवा में लाठी चलाना। लेकिन मास्टर शिल्पेश्वर ने जैसे ही उस तलवार को घुमाया, एक शक्तिशाली स्लैश बाहर निकला और 200 मीटर दूर भवन के दरवाजे को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मास्टर शिल्पेश्वर इतने उत्तेजित थे कि वह अपनी खुशी संभाल नहीं सके और बोले, यह क्या बला है?
इस कवच और तलवार की जोड़ी का नाम क्या है? चाहे जो कीमत हो, मैं इसे खरीद लूंगा। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसने जवाब दिया, ये फैंटम आर्मर हैं। इन्फिनो दैत्य को आर्यन ने अपनी पिछली दुनिया की कई अजीबोगरीब कहानियों के आधार पर बनाया था, मगर इस फैंटम आर्मर को बनाने की तकनीक उसने सिस्टम से 500 शॉप पॉइंट्स में खरीदी थी। पूरे दर्शक हॉल में हलचल मच गई, क्योंकि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे जो आर्यन क्या कह रहा है, लेकिन उन्होंने तलवार की ताकत और कवच को खुद ब खुद उड़कर मास्टर शिल्पेश्वर के शरीर से चिपककर गायब होते हुए साफ तौर पर देखा था। ये सब कुछ शानदार लग रहा था। अभी हाल ही में जो इन्फिनो दैत्य उन्होंने देखा वह शक्तिशाली और क्रूर दिख रहा था, लेकिन ये फैंटम आर्मर बेहद आकर्षक और अद्वितीय था। हालांकि केवल मास्टर शिल्पेश्वर ही उस फैंटम आर्मर के असली प्रभाव को महसूस कर पा रहे थे। ये सामान्य सा दिखने वाला कवच उनके शरीर पर भयंकर प्रभाव डाल रहा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में शिल्प कौशल का अध्ययन किया था, लेकिन आज उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा को विस्तारित होते देखा। इन्फिनो दैत्य की उपस्थिति ने उनकी धड़कन को उत्तेजित किया था, लेकिन ये फैंटम आर्मर उनके दिल की गहराई तक बस गया था। इसके बाद मास्टर शिल्पेश्वर के एक विचार के साथ ही फैंटम आर्मर उनके शरीर से उतर गया। मास्टर शिल्पेश्वर के चेहरे पर उत्तेजना थी और वो आर्यन के पास चलकर गए। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? बस मूल्य बताओ, जो चाहे वो मैं दूंगा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मास्टर, यह एक नीलामी है और हमें नियमों का पालन करना होगा। मैं आपको इसे देना चाहता हूँ, लेकिन यह वस्तु आखिरकार शिवगिरी संघ की है, तो मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। मास्टर शिल्पेश्वर का चेहरा तंग हो गया। उन्होंने फैंटम आर्मर को धीरे से छुआ और उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तभी आर्यन की नज़र उन लोगों पर पड़ी जिन्होंने अभी उसका मजाक उड़ाया था, और उसने सीधे अश्वघोष की ओर देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ? तुम हंस क्यों नहीं रहे? अश्वघोष का चेहरा मुरझा गया, वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। आर्यन ने सभी 9 व्यापारी संघों के निजी कक्षों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर मैं 9 प्रमुख व्यापारी संघों के खिलाफ लड़ रहा हूँ? अगर दम है तो नीचे आओ और मुझसे लड़ो। यह अहंकार था, यह पागलपन था। आर्यन उन्हें इतनी बुरी तरह कुचल देना चाहता था कि वे दोबारा खड़े भी ना हो पाएं। वह शिवगिरी संघ को शिखर पर ले जाना चाहता था। आर्यन चिल्लाया, नीलामी शुरू करो। बिना किसी हिचकिचाहट के अंशुमान ने बोली लगाई, 10,000 धरती मणि। उसके पास पहले से ही इन्फिनो दैत्य था। अगर उसके पास ये धातु कवच भी होता तो ये बहुत ही शानदार होता। पूरे नक्षत्र नगर में उसकी धाक छा जाती। 20,000 धरती मणि। दूसरी पंक्ति में एक आदमी खड़ा हुआ। मास्टर शिल्पेश्वर कुछ पल के लिए रुके, फिर उठ खड़े हुए और बोले, मैं 30,000 धरती मणियों की बोली लगाता हूँ और इसके अलावा मैं एक प्राचीन रहस्यमय हथियार काल कुल्हाड़ी भी जोड़ता हूँ। उनके इतना कहते ही सभी हैरान रह गए। यहाँ तक कि सप्तचक्र महाविद्यालय के अन्य मास्टर भी उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। मास्टर शिल्पेश्वर, 30,000 धरती मणि पहले ही बहुत ज्यादा है, और वो प्राचीन रहस्यमय हथियार, वो तो आपका सबसे प्रिय हथियार है। आप। उसी समय मास्टर शिल्पेश्वर खड़े हुए। उन्होंने पीछे बैठे लोगों की ओर झुकाव किया और कहा, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मुझे ये धातु का कवच लेने दें। मैं आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगा। पूरा हॉल स्तब्ध था। क्या ये सप्तचक्र महाविद्यालय के एक मास्टर थे? सिर्फ एक वस्तु के लिए वो इतना पागल कैसे हो सकते थे? आखिर यह वस्तु कितनी शक्तिशाली थी? इस वक्त हर किसी का मन उत्साह से भर गया। वो सोच रहे थे कि ये वस्तु बेहद शक्तिशाली है। ये धातु का कवच, जिसे आर्यन फैंटम आर्मर कह रहा था, वास्तव में बेहद अद्भुत था। आर्यन भी मास्टर शिल्पेश्वर की दृढ़ता देखकर अवाक रह गया। 30,000 धरती मणि पहले ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो इसके लिए एक प्राचीन हथियार देने को भी तैयार थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि जब मास्टर शिल्पेश्वर ने थोड़ी देर पहले फैंटम आर्मर पहना था तो उन्होंने क्या महसूस किया। सिर्फ वही जानते थे। पूरा हॉल शांत हो गया। सप्तचक्र महाविद्यालय का एक मास्टर यदि ये कदम उठा रहा था तो भला कौन उनके खिलाफ जा सकता था? अंशुमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपनी बोली वापस लेता हूँ। दूसरे आदमी ने भी कहा, मैं भी पीछे हटता हूँ। मास्टर शिल्पेश्वर ने झुककर कहा, आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद। फिर उन्होंने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने कहा, अगर कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो यह वस्तु आपकी हुई। मास्टर शिल्पेश्वर बेहद उत्साहित हो गए। वो फिर से मंच पर आ गए और बोले, मेरे पास अभी इतनी धरती मणि नहीं है, मेरे पास अभी बस 10,000 हैं, और मैं अपनी काल कुल्हाड़ी भी साथ नहीं लाया हूँ। जैसे उन्हें डर हो कि आर्यन मना कर देगा, उन्होंने कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं शिल्पेश्वर वचन देता हूँ कि जब मैं वापस जाऊंगा तो इन्हें तुरंत भिजवा दूंगा। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति इस बात का गवाह है। आर्यन ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है। शिल्प कौशल के एक जुनूनी व्यक्ति की आंखों में आर्यन वह जुनून देख सकता था। वो इस समय झूठ नहीं बोल रहे थे। 10,000 धरती मणि देने और आर्यन से फैंटम आर्मर लेने के बाद मास्टर शिल्पेश्वर का चेहरा खुशी से चमक उठा।
अगर यह नीलामी स्थल ना होता तो वह तुरंत इसे पहनकर अपनी खुशी प्रकट करते। मास्टर शिल्पेश्वर ने तलवार और फैंटम आर्मर दोनों को अपनी स्पेस रिंग में सुरक्षित रखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। वो आर्यन का हाथ पकड़कर बोले, शुक्रिया, तुमने मुझे दिखाया कि असल में शिल्पकला क्या होती है। तुमने मेरी सोच को एक नया आयाम दिया है। 10 साल से मैं अपने विचारों में उलझा हुआ था और आज तुमने मुझे वो राह दिखाई जो मुझे कहीं भी नहीं मिली। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, अगर संभव हो तो क्या मैं शिवगिरी संघ के उस महान शिल्पकार को अपना गुरु बना सकता हूँ। उनकी आंखों में गहरी प्रार्थना झलक रही थी। आर्यन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन वह मानेंगे या नहीं यह मैं अभी नहीं कह सकता। मास्टर शिल्पेश्वर ने सिर झुकाते हुए आभार प्रकट किया, धन्यवाद धन्यवाद। आर्यन ने मन ही मन सोचा, मैंने कल जो वस्तुएं बनाई उनमें इन्फिनो दैत्य सबसे कमजोर है। हालांकि यह फैंटम आर्मर बेहतरीन है, लेकिन बाकी चीज़ों के आगे ये कुछ भी नहीं। अगर मैंने सब कुछ एक साथ लोगों के सामने रख दिया तो यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। आर्यन ने तुरंत ये ख्याल वहीं छोड़ दिया। पिछली रात उसने बिना रुके काम किया था, 3 इन्फिनो बीस्ट और 2 फैंटम आर्मर तैयार किए थे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इन सब के अलावा उसके पास वह इन्फिनो स्वॉर्ड भी थी, जिसे बनाने के चलते उसने अपने पूरे कक्ष को उड़ा दिया था। और साथ में पूर्वज रुद्रदेव द्वारा बनाई गई मृत्युधार स्वॉर्ड भी थी। अगर मैंने ये सब अभी बाहर निकाल दिया, आर्यन के मन में हलचल हुई और पूरी तरह से इस ख्याल को त्याग दिया। मास्टर शिल्पेश्वर ने मंच से नीचे उतरने से पहले दर्शकों को एक बार प्रणाम किया और जैसे ही वो मंच से उतरे, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई और भी इस फैंटम आर्मर में रुचि रखता है तो आप शिवगिरी संघ से इसे खरीद सकते हैं और इसकी कीमत 50,000 धरती मणि होगी। याद रहे, आपको ये सिर्फ शिवगिरी संघ में मिलेगा। और हाँ, इन्फिनो दैत्य और सिंहतेज पिल भी वहीं मिलेंगे। इसके बाद आर्यन मंच से उतर गया। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अब शिवगिरी संघ और आर्यन पर केंद्रित था। 9 महान व्यापार संघ, जो कभी शक्ति का प्रतीक माने जाते थे, आर्यन के सामने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अभी तो असली खेल बाकी है। इस दुनिया में साधना का मुख्य आधार संसाधन थे और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे आत्मा पत्थर, धरती मणि और स्वर्ण तारा। ये न केवल अन्य योद्धाओं के लिए बल्कि आर्यन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। आत्मा पत्थरों की आर्यन को जरूरत थी, लेकिन धरती मणि उनसे भी कीमती थे। वह धरती मणि की मदद से डेथ गॉड सील में मौजूद अपनी रूहानी सेना को पोषित कर सकता था। वो लोग भूखे भेड़ियों के समान थे और जब वे पूर्ण रूप से शक्तिशाली बन जाते तो एक अजेय सेना बन सकते थे। भूत क्या डरावना होता है। बिल्कुल, अब सोचिए, जब हजारों भूत एक साथ हो और उनमें असाधारण शक्ति हो तो वो कितने विनाशकारी हो सकते हैं। आर्यन को इन धरती मणियों की जरूरत थी और सच कहें तो शायद किसी को इनकी उतनी जरूरत नहीं थी जितनी उसे थी। इसके अलावा उसने अपना व्यवसाय जमाने की योजना भी बनाई थी ताकि वह और धरती मणि कमा सकें, पर इसके लिए भी उसे धरती मणियों की जरूरत थी। कहते हैं ना, पैसे से पैसा कमाया जाता है। वही नियम यहाँ भी लागू था। ये न केवल रूहानी सेना के लिए था बल्कि उसके दोनों पालतू जानवर आइसफायर और स्नो वाइट के लिए भी था। आत्मा पत्थरों के खाने से उनकी शक्तियाँ अब इतनी नहीं बढ़ रही थी। यदि वो उन्हें जल्दी शक्तिशाली बनाना चाहता था तो उसे धरती मणियों की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, पूर्वज रुद्रदेव के लिए भी उनकी उतनी ही जरूरत थी, न केवल रूहानी सेना को पोषित करने के लिए बल्कि पूर्वज रुद्रदेव की आत्मा को और भी सशक्त बनाने के लिए। पूर्वज रुद्रदेव की शक्तियों का एक अलग ही स्तर था, परंतु अभी भी वह केवल एक अवशिष्ट आत्मा थे। आर्यन जब अपने निजी कक्ष में पहुंचा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी सम्राट की महायुद्ध से वापसी हो रही हो। गौरांग, तिम्रा और बाकी सब की नजरें उसके प्रति बदल चुकी थीं। मेघना ने आर्यन की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम सच में बदल गए हो। इतने सालों में तुम न केवल मजबूत हुए हो बल्कि परिपक्व भी हुए हो। 3 वर्षों के लंबे अंतराल में मेघना को नहीं पता था कि आर्यन के साथ क्या हुआ। उसने सोचा था कि वो केवल शक्तिशाली बना है, लेकिन अब जब उसने देखा कि वो एक अद्भुत शिल्पकार भी हैं और एक हकीम भी है तो वो पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। आर्यन ने जब मेघना की फुसफुसाहट सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं अब भी वही आर्यन हूँ। तिम्रा हंसते हुए बोली, यंग मास्टर, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अब तो तुमने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। गौरांग भी मजाक में बोला, बस मुझसे थोड़ा कम। तिम्रा ने गौरांग की ओर घूरते हुए कहा, मोटू, मेरे दिल के राजकुमार की खुद से तुलना कर बेइज्जती मत करो। अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें एक ही मुक्के में उड़ा दूंगी। इस पर सभी हंसने लगे। कक्ष में एक खुशनुमा माहौल बन गया था। जल्द ही तीसरा दौर शुरू होने वाला था, लेकिन आर्यन को कोई जल्दबाजी नहीं थी। आर्यन ने मेघना से कहा, दीदी, सिंहतेज पिल, इन्फिनो दैत्य और फैंटम आर्मर की खबर नीलामी के बाद पूरे नक्षत्र नगर में फैल जाएगी। मुझे डर है कि वासिका में कुछ गड़बड़ हो सकती है।
मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसके बाद मेघना आर्यन के करीब आई, लगभग उसके घुटनों के पास। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी और वो धीरे से बोली, तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो आर्यन के भीतर एक अजीब सा असर कर रही थी। आर्यन ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें उसे धोखा दे रही थीं। मेघना के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी खुशबू हवा में घुल चुकी थी, जो आर्यन के दिमाग को और उलझा रही थी। उसका सुडौल और आकर्षक शरीर, उसका खूबसूरत पहनावा, ये सब आर्यन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। उसने कोशिश की कि अपनी नज़रें दूसरी ओर कर सके, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसकी ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। आर्यन का गला सूख गया। वह किसी तरह अपनी नज़रें हटाकर बोला, दीदी, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया है, आपने मुझे खाना दिया, रहने की जगह दी और मुसीबत में मेरी मदद की। लेकिन आर्यन की बात पूरी होने से पहले ही मेघना ने अपनी उंगलियां हल्के से उठाईं और उसे बीच में रोक दिया। उसकी नज़रों में एक चमक थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। तो क्या हुआ? वो धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे कुछ मांगोगे नहीं? उसकी आवाज़ में एक मिठास थी, मगर उसका अंदाज इतना मोहक था कि आर्यन के शब्द जैसे गले में अटक गए। आर्यन के दिल में तूफान सा मच गया। वेदिका की दृढ़ता और मेघना की उग्र मोहकता में एक अलग ही आकर्षण था। आर्यन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को नीचा दिखा सको जो तुम्हें नीचे करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम शिवगिरी संघ को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। यही मेरा उद्देश्य है। उसके शब्दों में बेहद दृढ़ता और ईमानदारी झलक रही थी, लेकिन ये सब उसका नाटक था। इतने सारे लोगों के बीच वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जो अनुचित हो। मेघना ने पल भर के लिए चौंककर उसे देखा और फिर शरारती हंसी के साथ उसके माथे पर उंगली रखकर हल्के से धक्का दिया, बच्चे, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब शांत हो जाओ। इसके बाद वो वेदिका के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, वो किसी भी प्रलोभन का सामना कर सकता है। चिंता मत करो। वेदिका ने भी मुस्कान दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं मान गई। आर्यन चौंक गया, तो ये सब मेरी परीक्षा थी। लेकिन मन ही मन उसने राहत की सांस ली और सोचा, शुक्र है कि मैंने खुद को काबू कर लिया, वरना ये लोग तो मुझे पूरी तरह फंसा देते। फिर उसने गहरी सोच में डूबकर कहा, पर मुझे वेदिका के शरीर में मौजूद उसकी विषमूल शक्ति के लिए कुछ करना होगा, वरना वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी। शतौषधि पिल से केवल उसके शरीर से वो जहर खत्म हुआ था जो नागेंद्र कुल द्वारा उसे दिया गया था, मगर उसका पूरा शरीर एक पॉइजन बॉडी था। अगर उसका कोई पक्का इलाज नहीं किया गया तो उसकी पॉइजन बॉडी कभी भी सक्रिय हो सकती थी। परिणाम आपको पता है, 10 साल पहले उसके कारण अर्कराज कुल में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। गौरांग एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, एक घायल मासूम की तरह। आंसुओं और सिसकियों के बीच वह बड़बड़ाया, इतना खूबसूरत आदमी हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं चाहता। और ये, जो इतना सामान्य है, इसे इतनी सारी लड़कियां पसंद करती हैं। हे भगवान, थोड़ा न्याय करो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही तिम्रा ने उसे एक जोरदार मुक्का जड़ा और हंसते हुए बोली, अब न्याय हो गया। सब हंसने लगे। दूसरी ओर एक निजी कक्ष में, तुम्हारे लोग तैयार हैं? तन्मय ने गहरी आवाज में पूछा। विषाणु ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, कक्ष नंबर 14 और 12 में मेरे आदमी हैं। इस बार वो लोग अगर परिंदे भी होंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। वो हाल ही में हुई शिवगिरी संघ की नीलामी को लेकर बेहद उत्साहित था। 10,000 धरती मणि और साथ ही 3,000 धरती मणि पहले दौर में। मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा व्यापार नहीं देखा, लेकिन उसे संतोष नहीं था, क्योंकि शिवगिरी संघ की नीलामी का आखिरी दौर बाकी था और वो जानता था कि अंत में कुछ अद्भुत वस्तु नीलाम होगी। तन्मय ने गंभीरता से कहा, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं है, लेकिन उस आर्यन को मरना होगा। विषाणु ने ठंडी हंसी के साथ पूछा, यंग मास्टर तन्मय, आखिर उस आर्यन ने ऐसा क्या किया है जो आपको इतना नाराज कर गया? तन्मय ने सख्त आवाज में कहा, उसने मेरे पिताजी को मारा, लेकिन मुझे उसका इतना दुख नहीं जितना उसने मुझे हरा कर दिया है। और मुझे तन्मय को हार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विषाणु थोड़ा सहम गया पर तुरंत हंसते हुए बोला, यंग मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चिंता मत करो, उसकी गर्दन काट कर मैं आपको भेंट करूंगा। आपने इतना बड़ा तोहफा दिया है तो भला मैं आपकी उम्मीदों पर कैसे खरा नहीं उतरूंगा। ये कहते हुए विषाणु की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने अपने लोगों को हर तरह की तैयारी करने के लिए कह दिया था। दूसरी ओर निजी कक्ष नंबर 1 में युवक ने फिर से स्थिति की जानकारी दी। रुद्रसेन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अभी कुछ मत करो, जब कॉलेज वाला संघ अपनी चाल चलेगा तो सब साफ हो जाएगा। हम बस ये सुनिश्चित करेंगे कि यंग मास्टर को कुछ ना हो। वैसे मुझे भी वो दोनों चीज़ बहुत पसंद आई।
नीलामी भवन में साजिश जोर पकड़ रही थी और मुख्य बात यह थी कि आर्यन को इसका जरा भी एहसास नहीं था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि कॉलेजवाला संघ नीलामी में आएगा, और ना ही उसने सोचा था कि तन्मय उस पर एक पागल कुत्ते की तरह टूट पड़ेगा जो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उसका ध्यान तो बस शिवगिरी संघ पर था। वो बाकी 9 व्यापारिक संघों को कुचलना चाहता था, बाकी चीज़ों की उसे कोई परवाह नहीं थी। हालांकि आर्यन ने इन सब बातों पर ध्यान ना दिया हो, पर वह किसी से डरता भी नहीं था। उसकी स्पेस रिंग में पड़े शस्त्र ही सब कुछ संभालने के लिए काफ़ी थे। शरद चौहान, जो अब उपाध्यक्ष बन चुका था, मंच पर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तीसरे दौर की विशेष खजाना नीलामी शुरू हो चुकी है। इसमें कोई सीमा नहीं है। आपके पास चाहे शस्त्र हो, इमोर्टल रूट हो या फिर पालतू बीस्ट, सबकी नीलामी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, एक प्रबंधक मंच पर आया और घोषणा की, ये वस्तु अग्निवेश संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसकी विशेषताएं अज्ञात हैं और इसकी सामग्री भी अज्ञात हैं, लेकिन ये वस्तु अमृतगर्भ मंदिर में पाई गई थी। यह एक खड्ग है। नीलामी की प्रारंभिक कीमत है 100 धरती मणि और हर बोली कम से कम 10 धरती मणि की होनी चाहिए। ये सुनकर हॉल में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने जिस अमृतगर्भ मंदिर का जिक्र किया था उसे पहले भी देखा गया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से गायब हो गया था। किसी को उसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, इसे खरीद लो। आर्यन खिड़की के पास गया और बोली लगाई, 110, इससे ज्यादा नहीं। उसने मन में पूछा, पूर्वज ये चीज क्या है? पूर्वज रुद्रदेव हंसकर बोले, ये एक अमृतांशु खड्ग है। इसकी शक्ति साधारण है, लेकिन क्या? आर्यन ने तुरंत पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, क्या तुम जानते हो कि ताबूत की कील का उपयोग क्या होता है? आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, साफ साफ बताओ। पूर्वज बोले, ये खड्ग किसी योद्धा की मूल शक्ति को लक्षित कर सकता है और उसे स्थायी रूप से सील कर सकता है, ताकि वह अपनी मूल शक्ति का उपयोग ना कर सके। इसीलिए इसे अमृतांशु खड्ग कहते हैं। आर्यन दंग रह गया। ये तो बेहद अद्भुत चीज है। जब आर्यन ने बोली लगाई तो अंशुमान खड़ा हुआ और बोला, मेरे भाई को ये खरीदना है तो सब उसके रास्ते से हट जाएं। अगर किसी ने उसका रास्ता रोका तो मैं उसे अपना दुश्मन मानूंगा। उसके इस बयान ने सबको शांत कर दिया। शरद चौहान ने एक बार हॉल में नजरें घुमाए और तुरंत हथौड़ा बजाते हुए बोला, 110 1, 110 2, 110 3, और ये यंग मास्टर आर्यन का हुआ। उसने इतनी जल्दी हथौड़ा बजाया कि अगर कोई बोली लगाना चाहता भी तो नहीं लगा पाता। आर्यन की वजह से वो अब एक उपाध्यक्ष बन चुका था, तो वो उसके लिए कुछ करना चाहता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा, वाह, मैंने सस्ते में महंगा माल खरीद लिया, हा हा हा। दूसरी ओर अग्निवेश संघ का अध्यक्ष इस सौदे से बेहद नाखुश था। इसमें उसने मुनाफे की जगह घाटा कमाया था। केवल इस वस्तु को अमृतगर्भ मंदिर से निकालने के लिए ही उन्होंने 200 से अधिक धरती मणि खर्च कर दी थी। वह इसे कई विशेषज्ञों के पास लेकर गए थे, लेकिन कोई भी इसके गुणधर्म को पहचान नहीं पाया। शरद चौहान ने दूसरी वस्तु की घोषणा की। दूसरी वस्तु है शौर्य कड़ा। शुरुआती कीमत 150 धरती मणि है, तो नीलामी शुरू करें। आर्यन ने मंच पर रखे शौर्य कड़े को देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या ये हातिम के लिए बिल्कुल सही नहीं है? तुरंत उसने बोली लगाई, 180 धरती मणि। अंशुमान ने फिर खड़े होकर कहा, मेरे भाई को ये भी खरीदनी है तो कृपया मुझे थोड़ा मान दें। उसके इतना कहते ही फिर से हॉल में सन्नाटा छा गया और आर्यन इस बोली को भी जीत गया। आर्यन ने अंशुमान की ओर देखते हुए कहा, शुक्रिया भाई। अंशुमान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। ऐसे ही नीलामी चलती रही। हर वस्तु पिछले से बेहतर और अनोखी थी। विभिन्न प्रकार के दुर्लभ खजाने और रहस्यमय वस्तुएं प्रस्तुत की जा रही थीं। लेकिन आर्यन ने उन 2 बोलियों के अलावा कोई भी बोली नहीं लगाई और चुपचाप सब देखता रहा। 13वीं वस्तु, ये अंतरिक्ष से आया एक जादुई पत्थर है। ये प्रकृति की सीमाओं को पार करने वाले गुणों से युक्त है। आकार में मुट्ठी जितना छोटा, लेकिन वजन 1 लाख किलोग्राम। शरद चौहान ने मास्टर शिल्पेश्वर की ओर देखा। मास्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मास्टर शिल्पेश्वर इस नीलामी में सिर्फ उस जादुई पत्थर के कारण आए थे। हालांकि फैंटम आर्मर के चलते वह इस पत्थर के बारे में लगभग भूल ही गए थे। वो मंच पर चले गए और थोड़ी देर उस पत्थर की जांच करने के बाद बोले, ये वजन सही है। पत्थर के भीतर निहित शक्ति बहुत विशाल और अराजक है। ये शक्ति वास्तव में हमारी दुनिया की नहीं लगती। इसके बाद वो चुप हो गए और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस पत्थर के अंदर निहित शक्ति इतनी अराजक थी कि कोई भी शिल्पकार, फिर चाहे वो एसेंस स्तर का हो, इसे काबू नहीं कर सकता था। केवल इतना ही नहीं, उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति का और एहसास था, परंतु शिल्पेश्वर जी उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा सके। इसलिए वो चुप रहे और इसके बारे में बताना सही नहीं समझा। लड़के, आर्यन उन वस्तुओं से इतना पक गया था कि कुर्सी पर नींद के झकोले खा रहा था। जब उसने पूर्वज रुद्रदेव की आवाज सुनी तो उसने उबासी लेते हुए कहा, क्या है, अब आपको क्या चाहिए? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, उस पत्थर को खरीद लो।
आर्यन ने अपनी आंखें रगड़ी और खिड़की से बाहर की ओर झांकर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मंच पर रखे पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। ये तो एक मिशन आइटम है। पत्थर के ऊपर एक पीली चमक थी, यानी कि वो उसके लिए एक मिशन आइटम था। आर्यन ने तुरंत बोली लगा दी। कई और लोगों ने उसके खिलाफ बोली लगाई, पर आर्यन ने अंतिम बोली लगाते हुए कहा, 800 धरती मणि। इस दौरान मास्टर शिल्पेश्वर ने उसकी ओर नज़र घुमाए और गुप्त रूप से कहा, लड़के, ये पत्थर किसी काम का नहीं है। इसकी शक्ति बेहद अराजक है। इसे खरीद कर मूर्ख मत बनो। आर्यन ने जवाब दिया, शुक्रिया मास्टर। लेकिन तब तक नीलामी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी उस बेकार पत्थर के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। हालांकि आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वस्तु कितनी महंगी है। अगर बोली और बढ़ती तो आर्यन भी बोली लगाता, लेकिन इसे खरीदता। अब जब पूर्वज रुद्रदेव ने इसे खरीदने के लिए कहा था, तो उसमें कोई खास बात तो होगी ही। भुगतान के बाद जैसे ही पत्थर आर्यन के हाथ में आया, उसने तुरंत सिस्टम खोलकर उसकी जांच की। वस्तु, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र का दिल। गुण, अज्ञात। विवरण 1, ड्रोगन क्षेत्र का केंद्र। विवरण 2, रहस्यों को जानने के लिए इसे सुलझाना होगा। विवरण 3, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र का सबसे गहरा रहस्य इसी में छिपा है। अचानक आर्यन की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठी और उसने बुदबुदाया, तो आखिरकार उस फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र से जुड़ा कुछ मिला। आर्यन को लगभग 4 साल पहले फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र को ढूंढने का मिशन मिला था। यह एक एसएस रैंक मिशन था और उसकी समय सीमा 10 साल थी। पिछले 4 साल से आर्यन इसी कोशिश में था कि वो फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी जुटा सके, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। अब जब उससे जुड़ी कोई चीज़ उसके हाथ लगी, तो वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। नील ड्रैगन पूर्वज का रहस्य भी फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र से जुड़ा था। डार्क ड्रैगन गॉड भी फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र से जुड़े थे और उसके सिंह वंश का रहस्य भी फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र से जुड़ा था। इन सभी रहस्यों को सुलझाने की एक ही चाबी थी, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र। और अब उस चाबी से जुड़ी कोई चीज़ उसके हाथ लगी थी। अगर वो इसे सुलझा सका तो वो फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र तक पहुंच सकता था और उन सभी रहस्यों को सुलझा सकता था। जैसे ही आर्यन के हाथ में वो पत्थर आया, उसकी स्पेस रिंग में रखा नील ड्रैगन फनेस कांपने लगा। ड्रैगन स्लेयर भी बुरी तरह से थर्रा रहा था, मानो उनका कोई करीबी रिश्तेदार उनसे मिल गया हो। पूर्वज, क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? आर्यन ने पूछा। आर्यन का सवाल सुनकर पूर्वज रुद्रदेव चकित रह गए। उन्हें उस पत्थर में एक बेहद भयावह शक्ति का आभास हो रहा था, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह पत्थर क्या था। उन्होंने कहा, ठीक है, कोशिश करता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी चेतना उस पत्थर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अनजान शक्ति द्वारा उनकी चेतना को झटके के साथ बाहर फेंक दिया गया। धत्तेरे की, कितनी अद्भुत शक्ति है! पूर्वज रुद्रदेव थोड़े हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से अपनी चेतना को और अधिक शक्ति के साथ पत्थर में प्रवेश कराने की कोशिश की। हालांकि इस बार झटका और भी अधिक तीव्र था, यहाँ तक कि रुद्रदेव खुद इसे सहन करने में असमर्थ हो गए। अद्भुत! मेरी चेतना तक इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही। जरूर इसके अंदर कुछ बहुत शक्तिशाली है। आर्यन उत्साहित हो गया। उसे भली भांति पता था कि यह पत्थर क्या है। ये फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र का दिल था। स्वाभाविक रूप से यह असाधारण शक्ति से भरा हुआ होगा, पर उसकी रुचि उस शक्ति में नहीं थी। वो इसमें छुपे रहस्यों को उजागर करना चाहता था, ताकि फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र तक पहुंच सकें। पूर्वज रुद्रदेव गंभीर आवाज में बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी। उसने सोचा था कि पूर्वज रुद्रदेव के पास कोई उपाय होगा, लेकिन उनकी असमर्थता से वह निराश हो गया। क्या कोई भी तरीका नहीं है? आर्यन ने चिढ़ते हुए पूछा। रुद्रदेव बोले, मैंने आज तक ऐसी वस्तु नहीं देखी। यह एक ताले की तरह है, जिसकी ना तो मेरे पास चाबी है और ना ही मुझे समझ आ रहा कि यह काम कैसे करता है। तो इसे खोलूं कैसे? अगर मेरे पास यंत्र कला होती तो शायद मैं इसके अंदर झांक सकता था और इस बिन चाबी के ताले को खोल सकता, पर ऐसी कोई तकनीक मैंने कभी सीखी ही नहीं। आर्यन तुरंत बोला, यंत्रकला? कोई तो होगा ना जिसे ये तकनीक आती हो। आर्यन को ये तकनीक सिस्टम में भी नहीं मिली और ना ही उसने कभी इसका अभ्यास किया था। रुद्रदेव बोले, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। यंत्रकला बहुत कम लोग सीखते हैं, यहाँ तक कि डॉक वर्ल्ड में भी ये तकनीक दुर्लभ है। यहाँ तो इसके और भी कम होने की संभावना है। लेकिन लड़के, हर चीज़ का अपना समय होता है। ये वस्तु तुम्हारे हाथ में आई है तो ये अपने वक्त पर अवश्य खुलेगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य? मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता। मैं स्वर्ग पर विश्वास नहीं करता। मैं केवल खुद पर विश्वास करता हूँ। वो किसी पूर्वनियति में विश्वास नहीं करता था। पाताल लोक में उसने ध्रुवसेन से वादा किया था कि वह जरूर सिंहवंश के पूर्वजों के गायब होने के पीछे के रहस्य को सुलझाएगा। नील ड्रैगन पूर्वज के उसे मालिक कहने के बाद उसे यह आभास हो गया था कि सिंहवंश के और ड्रैगन्स के बीच कोई गहरा संबंध था।
शायद फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र खोजने के बाद वो सिंह वंश के पूर्वजों के गायब होने के पीछे के रहस्यों को खोज सकता था। अब तक ये केवल एक अनुमान था, लेकिन अब एक सुराग उसके हाथ में था, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र का दिल। हालांकि इसे कैसे सुलझाया जाए, यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव भी उसको सुझाने में असमर्थ थे। अचानक आर्यन के दिमाग में एक विचार आया, नील ड्रैगन फनेस मेरे खून से सक्रिय हुआ था, क्या ये फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र का दिल भी उसी तरह खुलेगा? इसके बाद उसने बिना सोचे समझे अपने खून की एक बूंद ड्रैगन क्षेत्र के दिल पर टपका दी। खून तुरंत ही उस दिल में समा गया। उसी पल नील ड्रैगन गॉड, जो कि नील ड्रैगन फनेस में वास करता था, उसकी आंखें दिल पर टिक गईं। ड्रैगन स्लेयर में मौजूद डार्क ड्रैगन गॉड भी वहीं देख रहा था। दोनों की निगाहें आर्यन से भी ज्यादा बेचैन थीं। अचानक वह पत्थर हल्के से कांपने लगा और उस पर कुछ चींटी जैसे सूक्ष्म रून चमकने लगे और उसके बाद सिस्टम की एक आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र दिल के पहले लेवल को खोला है और तुम्हें फ्लेम ड्रैगन गॉड तकनीक मिली है। बधाई हो आर्यन, फ्लेम ड्रैगन गॉड तकनीक कल्टीवेट करने पर तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। स्किल फ्लेम ड्रैगन गॉड तकनीक, स्तर गॉड स्टेज, उपयोग 10 लाख अमर ऊर्जा। अभी आप इसे उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि आपकी अमर ऊर्जा अपर्याप्त है। विवरण, आप फ्लेम ड्रैगन गॉड में बदल सकते हैं। क्या बात है, आर्यन ने मुट्ठी कसते हुए उस तकनीक का विवरण पढ़ा। फ्लेम ड्रैगन गॉड में बदलना, ये तो बिल्कुल अद्भुत होगा। लेकिन फिर उसे नील ड्रैगन गॉड की कही बात याद आई, तुम ही हम ड्रैगन्स के मास्टर हो। आर्यन थोड़ा उलझन में पड़ गया, अगर ऐसा है तो मैं किसी भी ड्रैगन का रूप ले सकता हूँ, है ना? ये कितना जबरदस्त होगा, हा हा हा। वो अभी ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि उसकी नज़र इस तकनीक को उपयोग की शर्त पर पड़ी और तुरंत ही उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स, इससे बेहतर होता कि इसे देते ही मत, मैं इतने पॉइंट्स कहाँ से लाऊंगा? आर्यन की क्षमता ही अभी केवल 50,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स जमा करने की थी, तो वो 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स कहाँ से जमा करता? चलो कोई ना, जैसे जैसे मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा 10 लाख पॉइंट्स हासिल करना आसान हो जाएगा, आर्यन ने आत्मविश्वास से सोचा। फ्लेम ड्रैगन में बदलने की कल्पना भर ही उसे भीतर से रोमांचित कर रही थी। फिर उसने फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के दिल की विशेषताओं को दोबारा देखा। वस्तु, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र का दिल। गुण, अज्ञात। स्तर, अज्ञात। विवरण, फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के दिल का पहला लेवल खुल चुका है। इसमें कुल 3 लेवल हैं। हर लेवल को खोलने पर एक ड्रैगन गॉड तकनीक या अन्य चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। विवरण 2, दूसरे लेवल को खोलने के लिए समुद्री ड्रैगन का खून चाहिए। समुद्री ड्रैगन, हे भगवान, अब इसे कहाँ ढूंढूं? आर्यन ने अपने खून से पहले लेवल को खोल लिया था, पर अब उसे दूसरे लेवल को खोलने के लिए किसी समुद्री ड्रैगन का खून चाहिए था, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है, कैसा है और कहाँ मिलेगा। अब मैं इस समुद्री ड्रैगन को कहाँ ढूंढूं? आर्यन निराशा में चिल्लाया। उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, अगर तुम समुद्री ड्रैगन को ढूंढ रहे हो तो सबसे बेहतर होगा कि तुम सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश करो। वहां पर तुम्हें हर रहस्य की जानकारी मिल सकती है। सप्तचक्र महाविद्यालय का इतिहास लाखों वर्षों पुराना था। यहाँ की पुस्तकालय में ही लगभग 18 कक्ष थे और संपूर्ण संसार की महत्वपूर्ण जानकारी वहां दर्ज थी। आर्यन ने सोचा, अगर ऐसा है तो यह एक और बहाना मिल गया मुझे सप्तचक्र महाविद्यालय में जाने के लिए। पहले वो सिर्फ इसलिए सप्तचक्र महाविद्यालय में जाना चाहता था ताकि उसे डीमन स्लेयर का दर्जा मिल सके, जिसके साथ पूरे अमृतद्वीप में उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था। इस तरह वो बिना किन्हीं परेशानियों के अपनी ताकत बढ़ा सकता था। हालांकि अब जब उसे वहां समुद्री ड्रैगन के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी तो ये उसके लिए एक अच्छी ही बात थी, क्योंकि उसकी 2 मंजिलों का लक्ष्य एक ही रास्ते से होकर गुजर रहा था। जहां आर्यन फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के रहस्य को सुझाने के बारे में सोच रहा था, वहीं सभी 9 प्रमुख व्यापार संघों के अध्यक्ष मंच पर चढ़ गए। हॉल में अचानक हलचल मच गई। यह क्या हो रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर ये चाहते क्या हैं? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सभी लोग मिलकर करना क्या चाहते थे। तभी रत्नलाल आगे आया और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते कहा, शिवगिरी संघ के लोग, यहाँ से दफा हो जाओ। मेघना उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर खिड़की के पास आए और मंच पर सभी 9 संघों के अध्यक्षों को देख उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, रत्नलाल अपनी जुबान संभालो। गौरांग भी गुस्से में चिल्लाया, मरने का शौक है क्या? रत्नलाल ने हंसते हुए कहा, एक खुद के परिवार द्वारा त्यागा हुआ व्यक्ति और मुझे मारने की बात कर रहा है? क्या मजाक है? लड़के, तुम्हें अभी इतने योग्य नहीं हो। ये सुनकर गौरांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और खिड़की से सीधे मंच पर कूद गया और चिल्लाया, योग्यता? मैं तुम्हें दिखाता हूँ योग्यता क्या है। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में आ गया। बिना कुछ कहे गौरांग चिल्लाया, हटो यहाँ से।
बूढ़े व्यक्ति की आंखें गुस्से से भर गई। उसने अपनी हथेली हिलाई और सीधे गौरांग के सीने पर वार किया। उसका यह हमला बेहद खतरनाक था। उस बूढ़े व्यक्ति ने इसमें अपनी पूरी 9वें लेवल के उद्यमवीर की शक्तियां लगा दी थी, लेकिन गौरांग उसके इस वार को देखकर घबराया नहीं और तुरंत अपनी अभेद्य रक्षा शक्ति सक्रिय कर दी। एक पीली रोशनी पल भर में उसके पूरे शरीर पर फैल गई। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की हथेली गौरांग के सीने से टकराए, वो कुछ कदम पीछे की ओर खिसक गया। हालांकि ये केवल इतना ही था, उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति ने हमले को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। बस इतनी सी ताकत, गौरांग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसके शरीर की आभा और खतरनाक हो गई और उसने दूसरे हमले की तैयारी करते हुए कहा, ऐसा है तो अब इसे संभाल। लेकिन तभी आर्यन मंच पर कूदते हुए आया और दोनों के बीच खड़ा हो गया। उसके कूदने से लगभग पूरा मंच हिल गया था। आर्यन ने बूढ़े की ओर देखा, जिसके हाथ में हवा का एक चक्र तैयार हो चुका था। आर्यन ने आंखें छोटी की ओर कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं मारे जाओगे। घमंडी, बूढ़े ने दांत भींचे और गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए कहा, लड़के, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा होकर ये बोल सके। दक्षिणी क्षेत्र के कचरे। इतना कहकर उस बूढ़े ने अपनी हथेली में तैयार हमले के साथ आर्यन पर वार कर दिया। उसी वक्त कक्ष नंबर 1 में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। दूसरी तरफ अंशुमान ने खड़े होकर चिल्लाया, अगर मेरे भाई को हल्की सी भी खरोंच आई तो बुड्ढे, इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा। वहीं एक और निजी कक्ष में प्रदानशी लड़की का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके पास एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई लहर धीरे धीरे मुड़ी हो और फिर गायब हो गई। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हाथ हिलाते हुए कहा, मृत्युधारा। उसके इतना कहते ही पूर्वज रुद्रदेव द्वारा बनाई गई मृत्युधारा स्वॉर्ड उसके हाथ में चमकी। आर्यन ने अपने दिल में कहा, लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक। तुरंत उसकी सभी शक्तियां 16 गुना बढ़ गई और मृत्युधारा स्वॉर्ड की ब्लेड किसी काली आग की तरह धधकने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, तुम जैसा दक्षिणी क्षेत्र का कचरा जो बस एक 9वें स्तर का आत्मवीर है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े हो, लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। गौरांग ने चिल्लाते हुए कहा, मास्टर पीछे हट जाओ। मेघना भी चीखी, इंद्रेश चाचा, उसे खत्म कर दो। वेदिका का दिल धड़क उठा। आर्यन, बचकर। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति आर्यन से लगभग आधा कदम दूर था, अचानक उसका शरीर कांप गया। 3 अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा धाराएं उसके मस्तिष्क और चेतना को कुचलती हुई चली गई। पल भर में उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी चेतना बिखर गई और चक्र चूर चूर हो गए और वो आर्यन के सामने सीधे घुटनों पर गिर पड़ा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं सका, लेकिन आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उस बूढ़े आदमी ने उसे दक्षिणी कचरा कहा, तभी वह उसका नाम मृत्यु सूची में दर्ज कर चुका था। मृत्युकट। मृत्युधारा स्वॉर्ड हिली, हवा में लहराई और एक पानी की लहर की तरह नीचे गिरी। रत्नलाल ने जोर से चिल्लाया, लड़के, तूने हिम्मत कैसे की? हालांकि आर्यन ने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। स्वॉर्ड झपकी और चर्र की आवाज के साथ एक सिर हवा में उछल गया और ताजे खून की धाराएं फूटकर आर्यन के शरीर पर बिखर गईं। आर्यन ने अपने चेहरे से खून साफ किया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रत्नलाल की ओर देखा, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं करने की हिम्मत ना करूं। बधाई हो आर्यन, तुमने रत्नकुटी संघ के एक बुजुर्ग को मारा है। तुम्हें 12,000 एक्सपी पॉइंट्स, 400 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें धरती मणि मिली है। सिस्टम सूचना, एक्सपी पॉइंट 100% तक भर गए हैं। सिस्टम सूचना, कृपया एक इमोर्टल रूट अवशोषित करें, वरना आप स्तर नहीं बढ़ा सकते। आर्यन के एक्सपी पॉइंट्स भर चुके थे, लेकिन उसने अभी तक किसी भी इमोर्टल रूट को अवशोषित नहीं किया था। उसके पास लेवल 1 और लेवल 2 की 2 इमोर्टल रूट थी, लेकिन वो उनमें से किसी को भी अपनी मूल शक्ति के साथ नहीं जोड़ना चाहता था, क्योंकि एक बार आपने जिस इमोर्टल रूट को अपनी मूल शक्ति के साथ जोड़ लिया, फिर आपको उसी इमोर्टल रूट की तत्व शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला था, जिसे आर्यन यूं ही नहीं लेना चाहता था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी स्पेस रिंग में रखी दोनों इमोर्टल रूट्स को देखा और कहा, इनमें से एक स्वॉर्ड तत्व की इमोर्टल रूट है और दूसरी लौह तत्व की। इनमें से कोई भी मेरी मूल शक्ति से मेल नहीं खाती, तो ये मेरे लिए बस कचरा है। भले ही उसके एक्सपी पॉइंट्स भर जाएं, लेकिन वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने इस ख्याल को यहीं छोड़ दिया। रत्नलाल मंच पर गुस्से से चीखा, लड़के, तेरी इतनी हिम्मत। सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि अधिकांश लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। जिन तीनों खतरनाक शक्तियों ने घटना को पूरी तरह से बदल दिया था, उनके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वे जिस अज्ञात रूप से आई थी, वैसे ही चली भी गईं। आर्यन भी उन शक्तियों से अज्ञात था। उसे लगा जैसे वो बूढ़ा आदमी मेघना के गुप्त रक्षक इंद्रेश, जो हमेशा एक सायम की तरह मेघना के साथ रहते थे, द्वारा गिराया गया था।
इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ रत्नलाल से कहा, मैं तो इतना ही ढीठ हूँ, बताओ क्या कर लोगे। रत्नलाल के गुस्से से जैसे धुआं निकल रहा था। उसने इस नीलामी में सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन आर्यन ने उसका सब कुछ तहस नहस कर दिया। रत्नलाल के अंदर ज्वालामुखी जैसा गुस्सा फूट पड़ा था, परंतु उसे अन्य संघों के अध्यक्षों द्वारा रोक लिया गया। रत्नलाल जी, आप भूल गए कि हम यहाँ क्यों हैं। सही कहा, हमें व्यापारियों की तरह व्यवहार करना होगा। ये नीलामी संग्राम है, हम यहाँ बार बार लड़ाई करके अपनी साख नहीं खो सकते। पहले शांत हो जाए, फिर इसे सबक सिखाते हैं। तीसरे चरण के लिए उन सभी 9 संघों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। अगर वो अपनी योजना के अनुसार नहीं चले तो उन्हें वास्तव में शिवगिरी संघ द्वारा कुचल दिया जाएगा। रत्नलाल ने अपने गुस्से को काबू करते हुए आर्यन की ओर इशारा किया और दांत पीसते हुए कहा, लड़के तुम्हें महिमा चाहिए ना। आर्यन ने उसकी ओर हैरानी से देखा। महिमा? कैसी महिमा? रत्नलाल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने हम सभी 9 संघों को चुनौती दी थी ना, तो मैं पूछता हूँ कि क्या तुम अपनी महिमा को दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हो। मेघना का चेहरा गंभीर हो गया। वो अच्छे से जानती थी कि महिमा का मतलब क्या है। शिवगिरी संघ का नक्षत्र नगर में सब कुछ, प्रतिष्ठा, संपत्ति और व्यापार, ये सब उनकी महिमा थी। रत्नलाल ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो अभी नक्षत्र नगर से चले जाओ। उसी वक्त मेघना ने सख्त लहजे में हस्तक्षेप किया और दृढ़ स्वर में कहा, किसने कहा हिम्मत नहीं है। मेघना के इस साहस ने सबको चौंका दिया। एक महिला होकर भी उसने जिस बेबाकी से यह निर्णय लिया वह काबिले तारीफ था। मेघना के विचार बहुत सरल थे। अगर आज आर्यन ना होता तो शिवगिरी संघ का नक्षत्र नगर से नामो निशान मिट जाता। आर्यन ने शिवगिरी संघ को एक जीवन दान दिया था। जब सब कुछ आर्यन की वजह से हुआ था तो शिवगिरी संघ उसी का था। लेकिन एक बात और थी, मेघना को यह सहन नहीं था कि कोई आर्यन का अपमान करे। इसीलिए उसने बिना एक पल की देरी किए यह बड़ा फैसला ले लिया। आर्यन ने सिर घुमाया और खिड़की पर मेघना की ओर देखा। मेघना ने कहा, डरो मत, बड़ी बहन को तुम पर पूरा भरोसा है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, ये सच में पागलपन है। रत्नलाल ने सोचा कहीं मेघना अपने फैसले से पीछे ना हट जाए, तो उसने तुरंत कहा, ठीक है, ये आपने खुद कहा है, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। आप ये बात समझती हैं, है ना? मेघना ने सख्त स्वर में कहा। रत्नलाल, तुम जो चाहो दांव पर लगाओ, चाहे वो जीवन का दांव हो, मैं तुम्हारे साथ दांव लगाने को तैयार हूँ। उसके इस साहस को देख हर कोई दंग रह गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। महिमा पर दांव लगाना, ये तो नक्षत्र नगर के बाजार में अपनी पूरी हिस्सेदारी को दांव पर लगाना है। क्या ये पागल हो गई है? अगर शिवगिरी संघ हार गया तो उन्हें नक्षत्र नगर छोड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। और उस लड़के के पास अब ऐसा क्या बचा है जो वह रत्नकुटी संघ के खिलाफ दांव पर लगा सके। इसी बीच अश्वघोष अचानक उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, मेघना, तुम्हें इस मामले में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। शिवगिरी संघ के एक वरिष्ठ के रूप में मैं ये दांव नहीं लगाने दूंगा। भले ही अब तक कुछ भी हुआ हो, उसे यह कतई मंजूर नहीं था। अगर वो दांव हार गए तो उन्हें नक्षत्र नगर से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। ये वो नहीं था जो वो चाहता था। उसकी योजना तो मेघना को गिराकर खुद शिवगिरी संघ की कमान संभालने की थी। ये सुनकर मेघना ने तीखे स्वर में कहा, अरे वाह, लगता है अश्वघोष जी को याद आ गया कि वह शिवगिरी संघ के एक वरिष्ठ हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुम ही आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे, अब अचानक तुम वरिष्ठता की बात कर रहे हो। जब शिवगिरी संघ को ये लोग नीचा दिखा रहे थे तब तो आगे आने के बजाय तुम्हारे बेशर्मों वाले दांत फट रहे थे। मेघना, अश्वघोष और बाकी दोनों बुजुर्गों से बहुत नाराज थी। शुरू में जब उसने शिवगिरी संघ की कमान संभाली थी, उस वक्त भी उन तीनों ने मिलकर उसके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी की थी। और आज जब वो इस छोर पर खड़े थे, ये भी उनकी बदौलत था। अश्वघोष ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेघना ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे असहमति जताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नीलामी की जिम्मेदारी मेरी है और मैं जो सही समझती हूँ वो करूँगी। ये सुन अश्वघोष गुस्से में तिलमिला उठा। रत्नलाल ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, वरिष्ठ अश्वघोष, अगर आप चाहें तो कभी भी रत्नकुटी संघ में आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ एक वरिष्ठ का पद हमेशा खाली है। हाँ, लेकिन आज का ये दांव कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद उसने आर्यन को देखा जो मंच की ओर बढ़ रहा था। उसके होंठ एक शातिर मुस्कान में मुड़ गए और कहा, मैं इस दक्षिणी क्षेत्र के गंवार को जरूर कुचलूंगा। ये नक्षत्र नगर है, दक्षिणी क्षेत्र का कोई पिछड़ा गांव नहीं जहां तुम बैठे बैठे जीत सको। उसने दक्षिणी क्षेत्र शब्दों पर खास जोर दिया था और यह इसलिए था क्योंकि अमृतद्वीप में इन 2 शब्दों का उल्लेख कचरे के रूप में किया जाता था। ये अवधारणा की दक्षिण तरंग महाद्वीप बस एक कचरा है, हर व्यक्ति के दिल में तब से गहराई से समाई हुई थी जब से सिंह वंश का पतन हुआ था। हजारों सालों बाद भी दक्षिण तरंग महाद्वीप से कचरे शब्द का ये कलंक नहीं हट सका था।
जब रत्नलाल ने दक्षिणी क्षेत्र का मजाक उड़ाया तो ये आर्यन के गुस्से को भड़काने के लिए पर्याप्त था। उसकी आंखों में गहरी जलन और बदले की भावना थी। उसने कहा, अब तू भी मृत्यु सूची में आ गया। हालांकि उसने ये तेज आवाज में नहीं कहा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और मंच पर चढ़ गया। उसकी चाल में दृढ़ता थी और उसकी मुस्कान में चुनौती। बताओ, तुम्हें कैसे शर्त लगानी है? उसने शांत लेकिन तीखे स्वर में पूछा। इन 9 व्यापार संघों के पास अनंत माया और शक्ति थी। ये पूरे अमृतद्वीप की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान निभाते थे। अगर उनकी आर्थिक ताकत की बात की जाए तो ये सप्तचर्क महाविद्यालय से कम नहीं थी। वर्षों से अमृतद्वीप पर उनका दबदबा था। इस तरह उन्होंने अब तक बहुत से खजानों को जमा कर लिया था। वो अब इस शर्त में अपने सबसे बेशकीमती खजानों को पेश करने वाले थे। रत्नलाल मुस्कुराया और बोला, ये बहुत आसान है। तुमने हम सभी 9 व्यापारी संघों को चुनौती दी है, तो शर्त यही है कि किसका खजाना सबसे अधिक मूल्यवान है। हम में से हर किसी को अपने खजाने प्रस्तुत करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। यदि तुम जीत गए तो हम नक्षत्र नगर छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए। रत्नलाल ने आर्यन की ओर उंगली उठाई और कुटिल स्वर में कहा, शिवगिरी संघ को नक्षत्र नगर छोड़कर जाना होगा। और उसने एक ठहराव लिया, तुम्हारी जान भी मेरी होगी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, मेघना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, रत्नलाल, तुम ये कैसे कह सकते हो? रत्नलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, हम 9 संघ नक्षत्र नगर छोड़कर जाएंगे और शिवगिरी संघ अकेला। ये शर्त कहाँ से बराबरी की है? तो बाकी के 8 संघों के लिए मैं सिर्फ इस दक्षिणी क्षेत्र के कचरे की जान मांग रहा हूँ। तब भी तुम्हें ये पक्षपात लग रहा है। उसने आर्यन की ओर नजर घुमाई। हाँ कचरे, बताओ, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? मगर कोई बात नहीं, अगर तुम शर्त नहीं लगाना चाहते, बस मेरे सामने घुटनों के बल बैठो और नाक रगड़कर माफी मांगो। वो आर्यन से दिल से नफरत करता था, क्योंकि उसने उसकी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी थी। असल में वही नक्षत्र नगर के बाजार का राजा था, जहां हर कोई उसके इशारों पर नाचता था। आज यदि वो इस नीलामी संग्राम में आर्यन से हार गया तो वो कैसे किसी को मुंह दिखाता। इसलिए वो हर हाल में आर्यन को कुचलना चाहता था। मेघना ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और चेतावनी थी। आर्यन, मैं तुम्हें इस शर्त में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकती। यह आत्मघाती होगा। रत्नलाल ने आर्यन को भड़काने के लिए फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ दक्षिणी कचरे? शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है? हा हा हा। अन्य संघों के अध्यक्ष भी हंसने लगे। हा हा हा, ये दक्षिणी क्षेत्र का कचरा कैसे मुकाबला करेगा? देखो, इस बेचारे की तो पहले ही बोलती बंद हो गई। ये जल्द ही हमारे पैर पकड़ लेगा। हा हा हा। केवल 9 संघों के लोग ही नहीं, बल्कि हॉल में और भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अंशुमान नाखुश था, मास्टर शिल्पेश्वर भी कुछ नाखुश थे, लेकिन यह मामला 10 प्रमुख व्यापारी संघों का था, जिसमें उनका हस्तक्षेप करना सही नहीं था। और फिर मेघना ने पहले ही शर्त को स्वीकार कर लिया था, तो उनके पास इसमें हस्तक्षेप का अधिकार भी नहीं था। दूसरी ओर रत्नलाल के चेहरे पर बेइंतहा घमंड झलक रहा था। सबसे जरूरी बात यह थी कि शिवगिरी संघ को गिराने के मौका उसके पास था। अगर वह आर्यन को हराने में सफल होता तो उनके रत्नकुटी संघ का प्रभाव दोगुना हो जाता। यही उसके मंसूबों का असल लक्ष्य था। रत्नलाल ने गरजते हुए कहा, लड़के, हिम्मत है तो शर्त लगा। शानकांत ने भी हंसते हुए कहा, लड़के, शर्त लगा। हा हा हा, एक नज़र में ही दिख रहा है कि तू डरपोक है। चंद्रधर भी ठहाके लगाते हुए बोला, अरे, तुझमें तो एक औरत जितनी भी हिम्मत नहीं है, बहुत शर्मनाक है। मंच के नीचे खड़े लोग हंसी के ठहाके लगाने लगे, मगर आर्यन शांत था। वो रत्नलाल की ओर देखते हुए बोला, ये शर्त सिर्फ मेरे जीवन पर क्यों? चलो, तुम्हारा जीवन भी दांव पर लगाते हैं। रत्नलाल ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ, जैसे उसे अपनी जीत पर 100% यकीन हो। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी ये शर्त नहीं लगाता। दूसरी तरफ आर्यन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो लक मूल्य को सक्रिय करता है तो उसकी जीत पक्की थी और वो उन सभी के कच्चे बनियान तक उतरवा लेगा। इसके अलावा आर्यन की नज़रों में वो 9 संघों के अध्यक्ष एक स्वर्गीय खजाने की तरह थे, क्योंकि जब आर्यन मंच पर चढ़ा तो उसने देखा कि उन सभी अध्यक्षों के पैरों के नीचे एक मंद इंद्रधनुषी रोशनी चमक रही थी। आर्यन को नहीं पता था कि इस रोशनी का क्या मतलब है। सुनहरी और सफ़ेद रोशनी चमकने का मतलब था कि वो किंग और एम्परर स्तर के हैं, जिन्हें मारने पर उसे अच्छा सामान मिलता था। जब उसने सिस्टम में इस रोशनी की जांच की तो उसकी आंखें चौंधिया गई। यह एक सुप्रीम स्तर की रोशनी थी। इस सुप्रीम रोशनी वाले व्यक्ति को मारने पर कोई खास पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्रिस्टल स्तर के शस्त्र मिलना निर्धारित था। उन 9 अध्यक्षों को देखते हुए आर्यन अपनी लार गटक रहा था। वो उन्हें ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उसके सामने अद्वितीय सौंदर्य से लपाट नग्न सुंदरियां खड़ी हों। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि उन सभी को एक ही बार में निगल जाए।
जब रत्नलाल अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया तो आर्यन ने बेपरवाह अंदाज में कहा, मैं तुम सब की जान की बाजी लगाना चाहता हूं, अगर शर्त मंजूर हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना रहने दो। ये सुनकर एक पल के लिए सभी अध्यक्ष मुकरने वाले थे, लेकिन अब जब रत्नलाल राजी हो चुका था तो वे पीछे नहीं हट सकते थे। वैसे भी उन्हें अपनी जीत पर पूरा विश्वास था, तो उन सभी ने एक सुर में कहा, हमें शर्त मंजूर है। आर्यन अपने दिल में जोर से हंसा और पूर्वज रुद्रदेव से बोला, पूर्वज, अगर मैं आपको एक क्रिस्टल स्तर का कोई शस्त्र दूं तो आप कितने रूहानी योद्धा तैयार कर सकते हैं? रुद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उससे मेरी शक्तियां एक स्तर बढ़ जाएंगी। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भूल जाए, मुझे परवाह नहीं है कि आपके कितने स्तर बढ़ते हैं, मुझे बस अपनी रूहानी सेना तैयार करनी है। ये सुनकर पूर्वज रुद्रदेव एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अब से तुम्हें जो भी इमोर्टल रूट मिलेगी उसे खा जाऊंगा, उनका स्वाद तो और भी जबरदस्त होता है। फिर करते रहना अपनी रूहानी सेना तैयार। अब सन्न होने की बारी आर्यन की थी। वो कैसे भूल गया था कि उसने खाने वाली मशीनें पाल रखी हैं। ये तो शुक्र है कि अभी स्नो वाइट और आइस फायर मेरे साथ नहीं है, वो तो सारी धरती मनियों को खा जाते और व्यापार शुरू करने की मेरी योजना धरी की धरी रह जाती। आर्यन ने बड़बड़ाया। वो तीनों खाने के मामले में राक्षस थे। अब तो उन तीनों के अलावा 1000 रूहानी योद्धा और थे जिन्हें खाने में इमोर्टल रूट चाहिए। क्या बेकार जिंदगी है, उसने सोचा। रत्नलाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लड़के शुरू करें। आर्यन ने पूछा, मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे कुछ समझ नहीं आया। 3 वस्तुएं निकालनी होंगी, या तुम्हें जैसा सही लगे। उसे वास्तव में कुछ भी समझ नहीं आया था। रत्नलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आसान है, पहले दौर के लिए 1 अंक, दूसरे दौर के लिए 2 अंक और तीसरे दौर के लिए 3 अंक। जिसके पास सबसे अच्छी वस्तुएं होंगी वही विजेता होगा, और जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे स्वाभाविक रूप से वही विजेता होगा। और हाँ, अगर चाहो तो हार मान सकते हो। आर्यन ने कहा, निर्णायक कौन होगा? मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी नीलामी भवन के पिछले हिस्से से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मास्टर शिल्पेश्वर ने भौहें चढ़ाईं और आसपास बैठे सभी मास्टर्स एकदम खड़े हो गए। ग्रैंड मास्टर, पूरा जनसमूह एकदम स्तब्ध हो गया। सभी मास्टर्स खड़े हो गए क्योंकि यह व्यक्ति उनका भी मास्टर था। ये व्यक्ति सप्तचक्र महाविद्यालय का ग्रैंड मास्टर था। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान प्रधानाचार्य वही थे। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वास्तव में उनकी शक्ति बेजोड़ थी। उनके पास काल कछुआ रक्षा शक्ति थी जिसे भेद पाना असंभव था। उन्होंने अपनी पहली इमोर्टल रूट ही प्राचीन काल कछुए को मारकर हासिल की थी। उनका नाम था सूर्य प्रताप, पर वो कालकछ नाम से भी जाने जाते थे। वह इतने शक्तिशाली थे कि सप्तचक्र महाविद्यालय के सभी मास्टर्स और योद्धा भी मिलकर उनकी रक्षा शक्ति को नहीं भेद सकते थे। सूर्य प्रताप जी धीरे धीरे मंच पर आए और बोले, मैं इस बार निर्णायक हूं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूंगा। और हाँ, मैं आप में से किसी के द्वारा बुलाया नहीं गया हूँ। दरअसल उन्हें नीलामी भवन के मालिक द्वारा बुलाया गया था और उनका किसी भी व्यापारी संघ से कोई संबंध नहीं था। रत्नलाल का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर यहाँ आएंगे। लगता है नीलामी भवन के मालिक का आधार सामान्य नहीं है। तभी सूर्य प्रताप बोले, आप लोग शुरू कर सकते हैं। वैसे आप लोग समूह में लड़ेंगे या एक एक करके? उनको नहीं पता था कि वो किस तरह मुकाबला करने वाले हैं। रत्नलाल ने आदरपूर्वक कहा, हम 9 प्रमुख संघ एक तरफ होंगे और शिवगिरी संघ दूसरी तरफ। सूर्य प्रताप ने शांत स्वर में कहा, समझ गया, शुरू करें। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक एक करके? वो तो बहुत पकाऊ होगा। ऐसा करते हैं, सब एक साथ लड़ते हैं। आर्यन ये जानना चाहता था कि इन लोगों के पास क्या क्या खजाने हैं, ताकि वह तय कर सके कि अमर मूल्य को किस पर उपयोग करना है। ये फैसला बहुत जरूरी था। अमर मूल्य को केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था, तो उसे उसी व्यक्ति को चुनना था जिसके पास सबसे ज्यादा खजाने हों। आर्यन ने उन्हें भड़काने के लिए फिर से कहा, मैं अकेला तुम सभी को हराऊंगा। वसुंधरा संघ के अध्यक्ष ने तुरंत चिल्लाकर कहा, लड़के तुम बहुत घमंडी हो। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं घमंडी हूँ, तो तुम क्या कर सकते हो? वसुंधरा संघ के अध्यक्ष का चेहरा गुस्से में लाल गया। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और उसे ऐसे घूरा जैसे अभी ही निगल जाएगा। रत्नलाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है तुम अकेले 9 संघों के खिलाफ लड़ोगे? अगर कोई भी तुम्हें हरा देता है तो वो हमारी जीत होगी, सही? आर्यन ने जवाब दिया, तुमने बहुत अच्छी तरह समझा, सच में तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग है। रत्नलाल के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, लड़के थोड़ी देर में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मरे कैसे। लोगों में एक बार फिर खुसफुसाहट चालू हो गई। ये बहुत घमंडी है। 9 प्रमुख संघों के खिलाफ अकेले लड़ना, अगर यह मौत को दावत देना नहीं है तो और क्या है? आखिर वो सोच क्या रहा है?
क्या उसे लगता है कि उसके पास ऐसी चीजें हैं जो 9 संघों से बेहतर हैं? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? उसने एक एक करके लड़ने का विकल्प नहीं चुना और सामूहिक लड़ाई चुन ली। या तो उसका दिमाग खराब है या वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि मेघना भी नहीं जानती थी और उसका दिल अंदर से बेचैन था। उसकी मुट्ठियां खिड़की के सिल को जोर से पकड़े हुई थी और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हालांकि गौरांग बेहद उत्साहित था। वो बोला, मास्टर तो मास्टर है, उनका ये किसी भी हालत में घमंडी और दमदार अंदाज बस कमाल है। हा हा हा। तिमरा ने अपना हाथ थपथपाया और कहा, मूर्ख मोटे, यंग मास्टर इन 9 संघों के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। इसका मतलब भी पता है, अगर तुम अब चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। केवल आर्यन ही ऐसा पागलपन भरा कदम उठा सकता था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है, मगर उसके चेहरे पर दीवानगी भरी मुस्कान और उसकी रगों में उबाल भर आया था। उसने खुद से कहा, यहाँ जरूर कुछ बढ़िया मिलेगा। वाह, ये तो किसी एम्परर स्तर के बीस्ट को मारने से भी बेहतर है। आर्यन की खुशी अपने चरम पर थी। तभी सूर्यप्रताप ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, लड़के, तुम्हें अपने निर्णय पर दोबारा सोचना चाहिए। आर्यन ने जवाब दिया, धन्यवाद वरिष्ठ, पर मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। या तो मैं कुछ नहीं करूंगा या फिर मैं इन सभी को अपनी ताकत के नीचे कुचल दूंगा। क्यों मत पूछो, क्योंकि मैं बस ऐसा ही हूँ। सभी 9 अध्यक्ष आग बबूला हो उठे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर नजरों से कोई मार सकता तो आर्यन को वहां हजारों बार मार डाला जाता, लेकिन आर्यन शांत और बेपरवाह खड़ा था। सूर्यप्रताप के भावों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तो फिर शुरू करें। वसुंधरा संघ का अध्यक्ष आगे आया और बोला, यह है अग्निशिखा तलवार 9वें इम्मोर्टल स्तर की। इसमें एक छुपी हुई शक्ति है जिसे अमर ऊर्जा से सक्रिय किया जा सकता है और ये निशान छोड़े बिना किसी को भी खत्म कर सकती है। फिर उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, लड़के, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन ने सिर्फ 2 शब्द कहे, बेकार है। वसुंधरा संघ का अध्यक्ष गुस्से में कांप उठा। यदि ये एक मंच ना होता और यहाँ इतने प्रतिष्ठित लोग नहीं होते तो वो अब तक आर्यन पर हमला कर देता। सूर्यप्रताप ने तलवार का निरीक्षण किया और कहा, यह वास्तव में एक 9वीं श्रेणी की इम्मोर्टल तलवार है और इसमें छिपी शक्ति भी बहुत प्रभावशाली है। इसके बाद अन्य संघों के अध्यक्ष अपने अपने खजानों और शक्तिशाली शस्त्रों को दिखाने लगे। आर्यन ने हर बार केवल 2 शब्दों में उनकी चीजों का अपमान किया, बेकार है। ये तो ठीक ठाक है। एक और कचरा। क्या तुम्हारे 9 संघों के पास सिर्फ यही बेकार चीजें हैं? शर्मनाक। आर्यन हर चीज से निराश था। उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थीं। पहले दौर में अभी तक केवल कुछ ही अच्छी चीजें आई थी और सभी बेकार थी। उसने सोचा, अगर इनके पास इतनी ही बेकार चीजें हैं तो मेरे अमर मूल्य बर्बाद जाएंगे। तभी रत्नलाल आगे आया और बड़े आदरपूर्वक बोला, मैं एक इम्मोर्टल रूट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। रत्नलाल ने जैसे ही इम्मोर्टल रूट बाहर निकाली, पूरा हॉल दंग रह गया। ये कितनी शक्तिशाली अमर ऊर्जा है। इसमें अमर ऊर्जा बहुत घनी है। ये कौन सी इम्मोर्टल रूट है? क्या ये कोई दुर्लभ इम्मोर्टल रूट है? हर तरफ सनसनी फैल गई। पूर्वज रुद्रदेव और आर्यन ने लगभग एक साथ कहा, ये तो बढ़िया चीज है। उस इम्मोर्टल रूट के भीतर निहित शक्ति वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। लेकिन ये रूट ना किसी जड़ी बूटी जैसी थी, ना ही किसी बीस्ट की हड्डी जैसी। यह एक पत्थर के जैसी थी, एक आम पत्थर जैसी। तभी अंशुमान उठ खड़ा हुआ और बोला, ये अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट है। अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अमर जड़ी बूटियों के चित्रण पुस्तिका में भी इसका उल्लेख नहीं है। ये रूट सचमुच दुर्लभ थी। यहाँ तक कि सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर भी सिर हिला रहे थे। उन्होंने ऐसी इम्मोर्टल रूट पहले कभी नहीं देखी थी। हर कोई स्तब्ध था। रत्नलाल के चेहरे पर गर्व की झलक थी। यही वो प्रभाव था जिसे वो चाह रहा था। उसने ये इम्मोर्टल रूट दिखाकर वह सनसनी फैलाई थी जिससे हर किसी के मन में रत्नकुटी संघ की छवि अंदर तक बैठ जाए। सूर्यप्रताप ने धीमे स्वर में कहा, अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट यह अद्वितीय इम्मोर्टल रूट है। जब इस तरह की इम्मोर्टल रूट को अवशोषित किया जाता है तो ये कभी ना खत्म होने वाली अमर ऊर्जा प्रदान करती है। रत्नलाल तुरंत आगे बढ़ा और बोला, ग्रैंड मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट का प्रभाव यही है कि इसकी ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती। ये इम्मोर्टल रूट पहली श्रेणी की है और इसे एक प्राचीन गुफा में खोजा गया था। हॉल में हलचल मच गई। हे भगवान, अमर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। ये तो अविश्वसनीय है। यह इम्मोर्टल रूट तो किसी देवता के वरदान जैसी है। अमर ऊर्जा हर योद्धा के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये उनके शरीर को और ज्यादा सशक्त बनाने के साथ साथ उनकी छुपी हुई क्षमताओं को उभारती थी। इसके बिना शक्ति प्राप्त करना असंभव था। सोचो, अगर ऐसे में आपको एक अंतहीन ऊर्जा इम्मोर्टल रूट मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। ये सीधे स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। आर्यन के चेहरे पर एक चमक थी।
उसने उत्साहित होते हुए सोचा, मैंने अब तक कोई भी इमोर्टल रूट अवशोषित नहीं की है, लेकिन ये अब मेरी है। हे, उसके मन में शैतानी हंसी गूंज उठी। तभी पूर्वज रुद्रदेव ने भी लार टपकाते हुए कहा, ये तो सच में बहुत आकर्षक है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। आर्यन ने झटपट जवाब दिया, नहीं, इसकी उम्मीद भी मत करना। पूर्वज सुन लो, यह इमोर्टल रूट अब मेरी संपत्ति है। वैसे भी मेरे पास अभी 2 इमोर्टल रूट और हैं, आप उन्हें खा सकते हैं। आर्यन के बोलने की देर थी कि पूर्वज रुद्रदेव ने वे दोनों इमोर्टल रूट झट से निगल ली। आर्यन ने झुंझलाकर कहा, तुम बूढ़ी बुक लोमड़ी। सूर्य प्रताप ने उस इमोर्टल रूट से अपनी नजर हटाए, उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। वह बोले, ये अद्भुत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रत्नकुटी संघ के पास इतनी दुर्लभ चीज होगी। तभी नीचे से बोली आई, मैं 10,000 धरती मणि की बोली लगाता हूँ, मैं 30,000 धरती मणि की बोली लगाता हूँ। नीचे हॉल में लोग पागलों की तरह बोली लगा रहे थे। रत्नलाल इस तीव्र प्रतिस्पर्धा को देखकर अपने आप में और ज्यादा गर्वित महसूस कर रहा था। जल्द ही बोली इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि कीमत 80,000 धरती मणि तक पहुंच गई। ये कीमत सामान्य नहीं थी। ये पहली बार हुआ था कि किसी प्रथम श्रेणी की इमोर्टल रूट के लिए इतनी ऊंची बोली लगी थी। रत्नलाल ने विनम्रता से कहा, आप सबका इस इमोर्टल रूट के प्रति प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूं, लेकिन फिलहाल यह इमोर्टल रूट बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर इसे बेचा गया तो रत्नकुटी संघ इसकी सूचना देगा और इसे नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। इस घोषणा के बाद हॉल में निराशा की लहर दौड़ गई। रत्नलाल ने गर्वित होकर आर्यन की ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है लड़के। अब तक सूर्य प्रताप ने सभी व्यापारी संघों की वस्तुओं का मूल्यांकन कर लिया था। सबकी नजरें अब आर्यन पर थीं। मेघना अपनी सांस रोककर खड़ी थी। गौरांग ने कहा, मास्टर फिर से कमाल कर दीजिए। तिम्रा और वेदिका धीरे धीरे बोली, यंग मास्टर पूरी कोशिश करो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, बस ये स्वॉर्ड है। उसने वो स्वॉर्ड बाहर निकाली जिससे उसने हाल ही में रत्नकुटी संघ के बुजुर्ग को मारा था। मृत्युधरा स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड पूर्वज रुद्रदेव द्वारा बनाई गई थी। स्वॉर्ड काली थी, बिल्कुल अंधेरे जैसी। ना ही उसमें कोई चमक थी, ना कोई ऊर्जा का आभास। ऐसा लग रहा था मानो किसी कबाड़ से निकाला गया लोहे का टुकड़ा हो। रत्नलाल जोर से हंसते हुए बोला, हा, ये तो बस एक लोहे का टुकड़ा है। मैंने सोचा था कि तुम कुछ खास लेकर आओगे, लेकिन ये तो कबाड़ है। हा, अन्य अध्यक्ष भी जोर जोर से हंसने लगे। मंच के नीचे खड़े कई लोग भी हंसने लगे। ये तो बस एक लोहे की पट्टी है, ये क्या कर रहा है? क्या ये इससे मछली भूनने वाला है? मुझे लगता है ये हार मान चुका है। ये चुनौती देने के लिए आया था और अब खुद नहीं जानता कि कैसे बचना है। शायद अपना मजाक बनवाने आया है। लोग लगातार मजाक उड़ाने लगे। हालांकि आर्यन चुप था, पर पूर्वज रुद्रदेव इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। वो बहुत नाखुश थे। आर्यन ने उन्हें और भड़काते हुए कहा, पूर्वज देखिए, वो आपका मजाक बना रहे हैं, और केवल 1-2 नहीं, ये तो सबके सब आपका मजाक बना रहे हैं। आर्यन ने आग में घी डालते हुए कहा, आपकी बनाई हुई चीजों को तुच्छ समझा जा रहा है। हा, आर्यन ने इससे पहले पूर्वज रुद्रदेव को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। पूर्वज रुद्रदेव गुस्से में फट पड़े। कबाड़, लोहे की पट्टी, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और इसे ध्यान से देखो। आर्यन ने धीरे से कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक उन्हें जोर से ना समझाओ वो नहीं समझते। पूर्वज रुद्रदेव को भड़काने के बाद आर्यन की आवाज में अचानक एक ठंडक आ गई। उसने रत्नलाल की ओर देखा और कहा, चीज बेकार है या नहीं, ये तुम तय नहीं कर सकते, समझे? उसी समय सूर्य प्रताप आगे बढ़े। उनका हाथ स्वॉर्ड के हत्थे तक पहुंचा और तभी उनकी बाह में अचानक से एक कंपन हुआ और एक मजबूत शक्ति ने उनके हाथ को पीछे धकेल दिया। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने आर्यन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। रत्नलाल और बाकी लोगों का हंसी मजाक तुरंत गायब हो गया। मंच के नीचे मौजूद लोग भी चुप हो गए। हॉल में एकदम सांप सूंघने वाला सन्नाटा छा गया था। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम है मृत्युधारा स्वॉर्ड। मृत्युधारा स्वॉर्ड। सूर्य प्रताप की चेतना में एक हलचल मच गई थी। उनके विचारों में एक गरजती हुई आवाज गूंजने लगी, मृत्युधारा स्वॉर्ड, मृत्युधारा स्वॉर्ड। उन्होंने स्वॉर्ड को जैसे ही दोनों हाथों में लिया, अचानक एक शुद्ध ऊर्जा उनके हाथों में उभरने लगी। स्वॉर्ड से एक अजेय और तानाशाही शक्ति फूट पड़ी, जो किसी को भी अपने वश में करने के लिए काफी थी। सूर्य प्रताप के हाथों में स्वॉर्ड का भार अचानक से हल्का लगने लगा, जैसे कि यह स्वॉर्ड अब उनका एक अंग बन गई हो। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक उभरी और उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल गई। सूर्य प्रताप ने जैसे ही स्वॉर्ड को हवा में घुमाया, उसमें से एक गंभीर गूंजती आवाज निकलने लगी, जैसे एक प्राचीन योद्धा अपनी विजय की गाथा सुना रहा हो। जैसे जैसे वो इसे घुमाते गए, उनका शरीर मृत्युधारा के साथ एक अद्वितीय तालमेल में आ गया।
हर बार से एक अदृश्य लहर उठती जो हवा को चीरते हुए निकल जाती और उनकी हर चाल में ऐसा लगता मानो वह मौत के फरमान को अंजाम दे रहे हों। उनका हर कदम इतना सटीक था कि ऐसा लगा जैसे वो मृत्युधारा को नहीं बल्कि मृत्युधारा उन्हें चला रही हो। मंच के नीचे लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मृत्युधारा स्वॉर्ड की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि जिन लोगों के पास भी स्वॉर्ड थी उनकी स्वॉर्ड कंपन करने लगी। उनमें से कुछ की तो अपनी म्यान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी जैसे वे मृत्युधारा की सत्ता को स्वीकार कर चुकी हों। आधे मिनट बाद सूर्य प्रताप रुके, उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उन्होंने आर्यन की ओर देखा और बोले, शानदार स्वॉर्ड, वास्तव में ये शानदार है। यदि मैं तुम्हारी उम्र का होता और मेरी मूल शक्ति कालकछुआ इमोर्टल रूट से जुड़ी ना होती तो मैं निश्चित रूप से इस स्वॉर्ड के लिए तानाशाही मार्ग अपनाता। उनकी रगों में खून खौल रहा था। यह एहसास उन्हें युवावस्था के जोशीले पलों की याद दिला रहा था, मानो वो कुछ साल छोटे हो गए हों। रत्नलाल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रधानाचार्य जी, ये तो महज लोहे का टुकड़ा है। ये कैसे? कैसे? उसके शब्द पूरे होने से पहले ही सूर्य प्रताप की भारी आवाज गूंजी, लोहे का टुकड़ा? तुम इस स्वॉर्ड का अपमान कर रहे हो। तुम्हें स्वॉर्ड का अर्थ भी पता है। तुम्हें सच्चे हथियार की पहचान नहीं है। उनकी आवाज गरिमा में थी जिसने सीधे रत्नलाल को दबाव में ला दिया। सूर्य प्रताप ने अजेय रक्षक मार्ग को अपनाया था, लेकिन इस स्वॉर्ड की दबंग आभा ने उनके खून को खौला दिया। उनका दिल, जो वर्षों से शांत था, अचानक से धड़क उठा। पूर्वज रुद्रदेव ने आत्मसंतोष से कहा, कम से कम कोई तो स्वॉर्ड की गहराई समझता है। इसके बाद सूर्य प्रताप को एहसास हुआ कि वह थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं शिल्प का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन शिल्पेश्वर जी इस स्वॉर्ड को समझने में जरूर सक्षम होंगे। शिल्पेश्वर जी, आप इसे एक बार आजमा कर देख लें। मास्टर शिल्पेश्वर अब और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने मंच पर आकर सूर्य प्रताप को प्रणाम किया और बेसब्री से उस मृत्युधारा स्वॉर्ड को थाम लिया। जैसे ही उन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी, उनका शरीर मानो बिजली के झटके से झंझना उठा। अमर ऊर्जा का प्रवाह इतना कैसे हो सकता है? केवल एक गुण, मृत्यु। घमंड भरी तानाशाही, अहंकारी शक्ति, ये स्वॉर्ड। मास्टर शिल्पेश्वर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने आर्यन की ओर देखा और बोले, ये स्वॉर्ड बहुत शक्तिशाली है। क्या ये किसी महान शिल्पकार ने बनाई है? मृत्युधारा की आभा धरती को हिला देने वाली थी। हालांकि ये केवल इमोर्टल रैंक के 9वें स्तर पर थी, पर इसकी आभा किसी क्रिस्टल रैंक के हथियार से भी आगे थी। मास्टर शिल्पेश्वर की हर नस में उत्तेजना भर गई थी। उन्होंने कहा, यह एक सच्चा हथियार है जिसे केवल युद्ध के लिए ही बनाया गया है। पूर्वज रुद्रदेव और अधिक संतुष्ट हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, सही कहा, ये केवल युद्ध के लिए पैदा हुई है, विनाश ही इसका अस्तित्व है। हा। रत्नलाल अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि ये महज एक लोहे का टुकड़ा इतना ताकतवर हो सकता है। मास्टर शिल्पेश्वर को गुस्सा आ गया। उनके लिए एक महान शस्त्र का अपमान असहनीय था। उन्होंने गुस्से में कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद आकर इसे उठा लो। नहीं, अगर तुम इसे पकड़ भी पाए तो मैं तुरंत तुम्हारी जीत की घोषणा कर दूंगा। मास्टर शिल्पेश्वर को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने आवेश में ये कह दिया था। उन्होंने सूर्य प्रताप की ओर देखा और कहा, ग्रैंड मास्टर जी, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। सूर्य प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अध्यक्ष रत्नलाल, जैसा कि शिल्पेश्वर जी ने कहा है, अगर आप इसे उठा सके तो ये रत्नकुटी संघ की जीत मानी जाएगी। रत्नलाल ने ठहाका लगाया और कहा, तो ठीक है, अगर ये शब्द ग्रैंड मास्टर जी के है, मुझे कोई भी शक नहीं। भले ही उसकी शक्तियों का स्तर ज्यादा ना हो, पर फिर भी वो 9वें लेवल का आत्मवीर था। इन शक्तियों के साथ वो आसानी से किसी भी स्वॉर्ड को उठा सकता था। इस घमंड में उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, कमीने, अब बस देख मैं तुझे कैसे कुचलता हूँ। फिर वो उठा और मंच पर उस मेज के सामने गया जिस पर मास्टर शिल्पेश्वर ने मृत्युधारा को रख दिया था। उसने अपनी सांसों को संयमित किया और दोनों हाथों से मृत्युधारा स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मृत्युधारा की मूठ पर हाथ रखा, मंच पर एक गगनभेदी गर्जना हुई, धड़ाम। मृत्युधारा से निकली घमंडी ऊर्जा ने उसे झकझोर दिया। रत्नलाल का संतुलन बिगड़ा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसके घुटनों में दर्द था, मानो कोई चट्टान उस पर गिर गई हो। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, घुटने टेक दिए। रत्नलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो किसी तरह उठा और दहाड़ते हुए बोला, मैं इसे मानने वाला नहीं हूँ। उसने फिर से मृत्युधारा को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की और पूरी ताकत से चिल्लाया, उठो। उसने अपनी सारी शक्तियों को लगा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक बार फिर से तेज धमाका हुआ। बूम! रत्नलाल दूर हवा में उछला और मंच से नीचे लुढ़कता हुआ चला गया। उसके मुंह से खून फूट पड़ा और उसके चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई थी। अगर उसने एक शक्तिशाली कवच नहीं पहना हुआ होता तो मृत्युधारा की शक्ति उसके दिल को चकनाचूर कर देती। आर्यन ने उसे देख ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे क्या हुआ रत्नलाल? दोबारा कोशिश करनी है? अगर किसी और को कोशिश करनी है तो कर सकता है।
मुझे लोगों को जमूरे की तरह नचाना पसंद है। हा हा हा। रत्नलाल की खामोशी ने हॉल में एक नई सनसनी फैला दी। इसी बीच मृत्युधारा की शक्ति से लोग चमत्कृत थे। किसी ने चिल्लाकर कहा 80,000 धरती मणि। दूसरे ने कहा 1 लाख। एक और आवाज आई 1.5 लाख धरती मणि। इसके बाद तो जैसे हॉल में बोलियों की होड़ शुरू हो गई। हर कोई बढ़ चढ़कर बोली लगाने लगा, लेकिन ये लोग सिर्फ वो लोग थे जो आगे की 2 पंक्तियों में बैठे थे। ये उनके लिए भी आसमान छूने वाली रकम थी, पर वो आज अपनी सारी पूंजी लगाने को तैयार थे। हालांकि मृत्युधारा पूर्वज रुद्रदेव द्वारा बनाई गई थी, तो इसे बेचने से पहले आर्यन ने उनसे पूछना बेहतर समझा, पूर्वज क्या आप इसे सच में बेचना चाहते हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, इसे बेच दो, वो तो मैंने इसे अपने पूरे मन से नहीं बनाया, इसलिए ये इतनी कमजोर है। अगर इसे मैंने पूरे मन से बनाया होता तो ये लोग पागल हो जाते। आर्यन ने कहा, अगर ऐसा है तो इसे बेचना ही सही रहेगा। फिर आर्यन ने अपनी आवाज ऊंची की, दोस्तों, इस स्वॉर्ड को शिवगिरी संघ ने वैसे तो बेचने के लिए नहीं रखा था, पर आपकी भावनाओं को देखते हुए मैंने इसे नीलाम करने का फैसला लिया है। शुरुआती बोली है 2.5 लाख धरती मणि। हाँ, एक बात और, फैंटम आर्मर, सिंह तेज पिल और बाकी की चीजें आपको शिवगिरी वासिका में मिल जाएंगी, लेकिन यह अपने आप में इकलौती स्वॉर्ड है, यानी यह पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगी। मैं फिर से याद दिला दूं, आप एक ऐसी दुर्लभ स्वॉर्ड के मालिक बन सकते हैं जो सिर्फ आपके पास होगी। तुरंत किसी ने बोली लगाई 2,70,000 धरती मणि। मैं 3 लाख धरती मणि देता हूँ, निजी कक्ष नंबर 2 में से एक बूढ़े आदमी ने खिड़की के पास आकर कहा। उसी समय निजी कक्ष नंबर 1 में से काले लिबादे में ढके हुए रुद्रसेन खिड़की पर आए। उन्होंने कहा, मैं 5 देता हूँ। क्या? हा, ये तो पागल हो गया है। 3 लाख की बोली चल रही थी और यह 5 की बोली लगा रहा है। आखिर माजरा क्या है? भीड़ में से कई लोग हंसने लगे। रुद्रसेन हल्के से मुस्कुराए और कहा, 5 स्वर्ण तारा। स्वर्ण तारा? ये क्या होता है? पहली बार सुना है। लोग धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। इसी बीच कक्ष नंबर 2 से आवाज आई, हम हारते हैं। आर्यन भी उलझन में था। उसने मन ही मन कहा, ये स्वर्ण तारा आखिर होते क्या हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने जवाब दिया, एक स्वर्ण तारा का मूल्य पूरे 1 लाख धरती मणि है। इसका मतलब है 5 स्वर्ण तारा का मूल्य 5 लाख धरती मणियों के बराबर है, और इन्हें पाना असंभव है। लगता है कि इस व्यक्ति की पहचान बहुत बड़ी है। फिर वो कपटियों की तरह हंसते हुए बोले, वाह, अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। आर्यन ने कक्ष नंबर 1 की ओर देखा, जहां काले लबादे वाला बूढ़ा खड़ा था। वह सोचने लगा, इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन ज्यादा सोचने का समय नहीं था। आर्यन ने ऊंचे स्वर में कहा, 5 स्वर्ण तारा। क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगा सकता है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जब कोई आवाज नहीं आई तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 स्वर्ण तारा। सौदा पक्का हुआ, लेकिन ध्यान रहे, उधार का कोई चक्कर नहीं है। आर्यन का वाक्य पूरा होने से पहले ही रुद्रसेन ने एक छोटा थैला आर्यन की ओर उछाल दिया। उसी वक्त आर्यन के हाथ से मृत्युधारा स्वॉर्ड छूटकर रुद्रसेन के हाथ में चली गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हॉल में सभी लोग दंग रह गए। ये शक्ति, ये तो अद्भुत है। कौन है ये व्यक्ति जिसके पास स्वर्ण तारा है? उसकी पहचान साधारण नहीं हो सकती। इतनी सटीकता से अंदरूनी शक्तियों का नियंत्रण, वाक्य ये अविश्वसनीय है। पूर्वज रुद्रदेव ने भी गंभीर स्वर में कहा, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये लगभग उस वादान के स्तर का होगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मृत्युधारा स्वॉर्ड रुद्रसेन के हाथ में आए, वो पलटकर वापस भीतर चले गए। उन्होंने अपना काला लिबादा हटाया और गहरी सांस लेते हुए बोले, 5 स्वर्ण तारा, मेरी सारी जमा पूंजी। हा, कोई बात नहीं, यंग मास्टर के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं जरूर इसे खरीद लेता, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। इसी के साथ उन्होंने रुद्रसेन के हाथ से मृत्युधारा स्वॉर्ड छीन ली, लेकिन तुरंत ही उनके भाव बदल गए। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, क्या अद्भुत स्वॉर्ड है। ये वास्तव में दुर्लभ शस्त्र है। इसका आक्रामक और क्रूर स्वभाव केवल हत्या के लिए बने हैं। ये क्रिस्टल स्तर के शस्त्र से कम नहीं है। 5 स्वर्ण तारा, तुमने अच्छा सौदा किया है। रुद्रसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ये यंग मास्टर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं होता तो मैं इसे कभी न खरीदता। ये स्वर्ण तारा मेरी दिव्यवीर स्तर तक पहुंचने का आधार थे। हा, दूसरा बूढ़ा आदमी हंसने लगा। अगली बार तुम मदिरा पिलाओगे, रुद्रसेन ने कहा। दूसरी तरफ विषाणु का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। उसे लगा था कि यह नीलामी महज कुछ हजार धरती मणियों पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तो स्वर्ण तारा का भी जिक्र हो चुका था। मैं तो अब सच में अमीर बनने जा रहा हूँ, उसने मन ही मन कहा। अगर उसने इस मामले को अच्छे से सुलझा लिया तो वो आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता था। विषाणु ने अंधेरे में छिपे एक स्थान की ओर देखते हुए सोचा, 5वें और 6ठे भाइयों को बुलाने का यह फैसला सही था। उनके रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी।
हा हा हा। वह खुद को रोक नहीं पाया और ठहाका लगाते हुए आदेश दिया, जैसे ही तीसरा चरण खत्म हो तुरंत कार्रवाई करना। ध्यान रहे कोई तुम्हें देख ना पाए। विषाणु की योजना थी कि आर्यन को नीलामी कक्ष में खुशी खुशी बुलाकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ले। तन में भी उत्तेजना से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नीलामी संग्राम इस रूप से जाएगा। शिवगिरी संघ का इतना मजबूत आधार है, ये जानकर तो मैं भी दंग हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। जो भी हो, ये सारी चीजें आखिरकार मेरी ही होंगी। आर्यन मंच की ओर देख रहा था और रत्नलाल से व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, पहला दौर किसने जीता? रत्नलाल गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा, लड़के, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ये तो केवल शुरुआत है। अगले दौर में मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रत्नलाल फिर से मंच पर वापस गया। आर्यन हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारा ये गुस्सा बहुत पसंद है। अगले दौर में कुछ अच्छा दिखाना, कहीं कोई कबाड़ मत लाना। कमीने, बस देखता जा, रत्नलाल ने घमंड से कहा और 9 संघों के अन्य अध्यक्षों को इशारा किया। दूसरे दौर के शुरू होते ही सभी संघों ने अपने दुर्लभ खजाने निकालने शुरू किए। ये सभी खजाने 8वें इमोर्टल स्तर से ऊपर के थे और इतने कीमती थे कि किसी की भी आंखें चमक उठें। आर्यन को भी आखिरकार मानना ही पड़ा कि इन संघों की ताकत वास्तव में बेमिसाल थी। अगर पैसों के बलबूते युद्ध हो तो उन्हें शायद ही कोई हरा सकता था। अंत में रत्नलाल की बारी आई। वो वापस मंच पर चढ़ा और उसने आर्यन को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, अब ध्यान से देखना। इतना कहकर उसने अपनी स्पेस रिंग से कंकड़ के आकार के कुछ चमकीले पत्थर निकाले। वो लगभग 8 थे। सूर्य प्रताप की नजर जैसे ही उन पत्थरों पर पड़ी, वो लगभग अपनी जगह से उछल गए। मास्टर शिल्पेश्वर तो बिजली की गति से मंच पर पहुंच गए। उन्होंने पत्थरों को अच्छे से देखने के बाद कहा, ये तो स्पिरिचुअल जलरत्न हैं, और वो भी 8। वो अकेले नहीं थे जो इनके बारे में जानते थे। सबको पता था कि जलरत्न क्या है। अमृतद्वीप में यहाँ तक कि एक 2 साल का बच्चा भी जानता था कि जलरत्न क्या है। बाजार में इनका मिलना एक आम बात थी, पर स्पिरिचुअल जलरत्न नायब नगीनों की तरह थे, जो केवल हजारों साल में सिर्फ एक बनता था, वो भी ऐसी जगहों पर जहां शायद ही कोई पहुंच सकता था। बस एक स्पिरिचुअल जलरत्न की मदद से 9वें स्तर का क्रिस्टल शस्त्र बनाया जा सकता था। रत्नलाल ने हंसते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, अब कमीने, तेरी बारी है। उससे इंतजार नहीं हो रहा था आर्यन को कुचलने के लिए। आर्यन ने स्पिरिचुअल जलरत्नों की ओर देखा और उत्साह से अपने दिल में कहा, क्या बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं अमर मूल्य तुम पर ही इस्तेमाल करूंगा। नीलामी संग्राम एक युद्ध क्षेत्र की तरह था, जहां खजानों की लड़ाई ऐसे थी जैसे कोई जादुई द्वंद्व चल रहा हो। अगर अंत तक नहीं लड़ सकते तो मारे जाएंगे। पूर्वज रुद्रदेव ने चिंतित स्वर में कहा, तो मूनशैडो स्वॉर्ड को फिर से ढालना चाहते हो, है ना? इसके लिए स्पिरिचुअल जलरत्न बहुत जरूरी है। मूनशैडो स्वॉर्ड। आर्यन के पास पहले से ही मूनशैडो स्वॉर्ड के कुछ हिस्से और उसे बनाने का तरीका था। अब बस उसे उन बाकी बचे हिस्सों को ढूंढना था और जरूरी सामग्री इकट्ठा करनी थी। रुद्रदेव की बात सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा, लगता है रत्नलाल, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। स्पिरिचुअल जलरत्न। वाह रत्नलाल जी, आप सच में कमाल के हैं। हाँ, आज आपने साबित कर दिया कि यूं ही आपको रत्नलाल नहीं कहते हैं। अब देखते हैं ये लड़का कैसे जीतता है, इसका हारना निश्चित है। हाँ हाँ हाँ, अन्य अध्यक्ष रत्नलाल की तारीफ करने लगे। वास्तव में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रत्नकुटी संघ के पास ऐसी कोई बेमिसाल वस्तु होगी, और ये तो केवल दूसरा दौर था। अब सोचो तीसरे दौर में क्या होगा। रत्नलाल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, कचरे, अब तुम्हें किस बात का इंतजार है, जल्दी करो। आर्यन मुस्कुराया और कहा, अरे रत्नलाल बेटा, इतनी जल्दी क्यों? पुनर्जन्म के लिए इतना उतावलापन ठीक नहीं। रत्नलाल ने उसकी बात को अनसुना किया और हंसते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमसे स्पिरिचुअल जलरत्न की बराबरी नहीं होगी। वो जानता था कि शिवगिरी संघ के खजाने पहले ही लुट चुके थे, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था। अगर ये लड़का बीच में ना आया होता तो शिवगिरी संघ अब तक एक मजाक बन चुका होता। आर्यन जोर से हंसा, वाह, तुमने सही अनुमान लगाया, पर अब अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली खजाना क्या होता है। इतना कहते ही आर्यन ने अपने स्पेस रिंग से एक स्वॉर्ड बाहर निकाली। स्वॉर्ड पूरी तरह से खूनी लाल आभा में लिपटी थी और उसमें से भयानक डेविल शक्तियां बाहर निकल रही थी। जैसे ही वह बाहर आए, एक खतरनाक डेविल शक्ति ने पूरे नीलामी भवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्वॉर्ड में हल्की सी कंपन हुई और अगले ही पल वो हवा में तैरने लगी। ये सच में बेहद शक्तिशाली और भयावह लग रही थी।
आर्यन ने पहले इन्फिनो स्वॉर्ड बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन जब उसने डेविल गॉड जादुई डिब्बे का उपयोग किया तो अपना यह निर्णय बदल दिया और अंत में इस खतरनाक डेविल स्वॉर्ड को बनाया। इसे रिफाइन करने के लिए उसने 5वें पड़ाव की काल अस्थि बंधन शक्तियों का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने पूरी 100 टूटी हुई स्वॉर्ड का उपयोग किया। डेविल स्वॉर्ड की उपस्थिति से हॉल में मौजूद हर तलवार थर्रा उठी थी। मंच पर मास्टर शिल्पेश्वर की भौहें सिकुड़ गईं और सूर्य प्रताप तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। साथ ही उन्होंने अपनी काल कछुए की शक्तियों को सक्रिय कर दिया था। हॉल में एकदम घोर सन्नाटा पसर गया था। सब डरी हुई नजरों से डेविल ऊर्जा में लिपटी उस स्वॉर्ड को देख रहे थे। पूर्वज रुद्रदेव उत्साहित हो गए। हा, कमाल है लड़के, ये स्वॉर्ड तो अद्वितीय है। हा, एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई एक पागलपन भरी स्वॉर्ड। आर्यन के एक इशारे पर वह स्वॉर्ड उसके बगल में तैरने लगी। उसने आगे कदम बढ़ाया और स्वॉर्ड उसके पीछे उसका अनुसरण करती रही। आर्यन ने कहा, रत्नलाल, अब बोलने के लिए कुछ बचा है तुम्हारे पास? रत्नलाल का चेहरा काला पड़ गया। स्वॉर्ड से उठने वाली खतरनाक डेविल लपटें उसके मन पर भारी दबाव डाल रही थीं, जो उसे बेहद असहज कर रही थीं। वह स्वॉर्ड डेविल शक्तियों से जुड़ी हुई थी, जिसकी पूरी काया लाल रोशनी से चमक रही थी। सच में ये अत्यंत प्रभावशाली थी। ये स्वॉर्ड एक सेना को नष्ट कर सकती थी। मास्टर शिल्पेश्वर का मन डगमगा गया। उन्होंने कहा, इस स्वॉर्ड की डेविल ऊर्जा आकाश तक पहुंच रही है। ये अत्यंत दुष्ट और अत्यंत घातक वस्तु है। इसे बनाने वाला व्यक्ति आखिर है कौन? क्या ये शून्य भूमि के एसेंस मास्टर का काम है? नहीं, मैंने उनका काम देखा है। भले ही वो एसेंस स्तर के एक महान गुरु हों, फिर भी वो दुष्टता, क्रूरता और हत्या जैसी डेविल्स की 3 शक्तिशाली भावनाओं को इस तरह एकत्रित नहीं कर सकते। मास्टर शिल्पेश्वर यह समझने में असमर्थ थे कि ये किसका काम हो सकता है। वो अपने विचारों में खो गए और बोले, क्या ये उसी महान गुरु का काम हो सकता है? असंभव। एक डेविल शस्त्र बनाना एक स्पिरिचुअल शस्त्र को बनाने से पूरी तरह अलग था। डेविल शस्त्र बनाते समय शरीर के हर अंग से डेविल भावनाएं प्रकट होनी चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो ये प्रक्रिया व्यक्ति को पागल कर सकती थी। उन्होंने भी पहले डेविल शस्त्र बनाने की कोशिश की थी, पर उनके दिल में डेविल भावनाएं एक उग्र ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और उनका खुद से नियंत्रण खो गया था। अगर वो समय रहते इसे बंद नहीं करते तो वो दिन उनका आखिरी दिन होता। डेविल शस्त्रों को बनाने के लिए व्यक्ति को स्वयं डेविल बनना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन उस फैंटम आर्मर में डेविल ऊर्जा का कोई चिन्ह नहीं था। ये पूरी तरह से एक अलग कृति थी। क्यों? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर शिल्पेश्वर ने सही कहा। ये सभी कृतियां उसी अद्वितीय शिल्पकार द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उसने इन्हें कैसे बनाया ये मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप से हैं। अगर वो बता देता कि इन सब चीज़ों को उसने खुद ही बनाया है तो मास्टर शिल्पेश्वर की प्रतिक्रिया क्या होती? आर्यन उन सब का ध्यान अपनी ओर केंद्रित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात को इस तरह घुमा दिया। हालांकि वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप को सुर्खियों में लाना चाहता था और उसने यह बड़ी सफाई से कर दिया था। पूर्वज रुद्रदेव हंसे, तू बड़ा चतुर है लड़के। सच में खुद को अद्भुत दिखाने की कला तुझसे सीखनी चाहिए। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। जीवन में संतुलन और सादगी बनाए रखना ही असली रहस्य है। पूर्वज रुद्रदेव ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सादगी और विनम्रता के नाम पर जो तू कर रहा है वही असली दिखावा है। क्या मुझे नहीं पता लड़के? तू चाहता है कि दक्षिणी तरंग महाद्वीप की प्रतिष्ठा ऊंची हो? आर्यन ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। वास्तव में वो यही चाहता था कि दक्षिणी तरंग महाद्वीप को ऊंचाइयों पर ले जाए। उसे हमेशा हर जगह अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा था। अब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ठान लिया कि भविष्य में दक्षिणी तरंग महाद्वीप के योद्धाओं को जब भी अंतर्द्वीप या कहीं और जाना पड़े, उन्हें वही अपमान ना सहना पड़े जो उसने सहा था। उसे इस स्थिति को बदलना था, लेकिन उसे अपने दिल में ये भी पता था कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मास्टर शिल्पेश्वर का चेहरा आश्चर्य से भरा था। दक्षिणी तरंग महाद्वीप में ऐसा शिल्पकार है, मुझे उससे अवश्य मिलना होगा। मैं तो उसे अपना गुरु मानने के लिए भी तैयार हूँ। 13वें निजी कक्ष में क्या ये मास्टर के हाथों तैयार नहीं हुआ? गौरांग ने हैरानी से पूछा। तिमरा ने कहा, वो 3 दिनों तक उस कक्ष में अकेले थे। कौन जाने इसे उन्होंने खुद बनाया या किसी और से बनवाया। मेघना ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता पूरे अमृतद्वीप पर भी कोई एसेंस स्तर का शिल्पकार है। केवल एक एसेंस मास्टर ही इस तरह की कलाकृति बना सकते हैं। वेदिका ने कहा, शायद हम नहीं जानते कि और कौन वहां था, लेकिन हो सकता है। आर्यन द्वारा बनाई गई उस डेविल स्वॉर्ड की शक्ति इतनी भव्य थी कि वो भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि इसे आर्यन ने तैयार किया है। पूरे हॉल में खलबली मच गई। दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा प्रतिभाशाली शिल्पकार है, क्या वो जगह कचरों से भरी नहीं है? हे भगवान, ये स्वॉर्ड तो अविश्वसनीय है। लोगों में चर्चा तीव्र हो गई। पहली बार वह दक्षिणी तरंग महाद्वीप के नाम से इस कदर चौंके थे।
लेकिन उन्हें क्या पता कि यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी ओर सभी अध्यक्षों के चेहरे कागज के जैसे फीके पड़ गए। खासतौर पर रत्नलाल का चेहरा तो ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई कड़वी चीज चखी हो। आर्यन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, रत्नलाल, क्या अब भी तुम मेरे सामने घमंड दिखाओगे? मुझसे मुकाबला करोगे? तुम्हारे पूर्वजों की 18 पीढ़ियां भी इसके लायक नहीं। तभी 100 स्वर्ण तारा, किसी ने बोली लगाई। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन यह ऐसे गूंजी कि मानो हॉल के हर हिस्से से आए हो। सबका दिल जैसे जोर से धड़क उठा और यह आवाज हर किसी ने साफ साफ सुनी। इस आवाज के साथ ही ऊपर से एक लड़की ऐसे नीचे उतरी मानो जल में मंडराती कोई तितली हो। वो आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आर्यन की हैरान नजरों को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ठीक है, मैं फिर से कहती हूँ, मैं 1 करोड़ धरती मणि की बोली लगाती हूँ। 1 करोड़ तुम्हें चौंकाने के लिए काफी होंगे। उस पर्दानशील लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्यन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। 1 करोड़ धरती मणि का मतलब 100 स्वर्ण तारा, और यह कीमत जैसे आकाशचुंबी कीमत थी। नीलामी भवन के पूरे इतिहास में ऐसी कीमत कभी नहीं देखी गई थी, और ये एक ऐसी कीमत थी जो हर किसी को हिला देने वाली थी। सभी लोग चुप थे। हर कोई आर्यन को देख रहा था। हर किसी के मन में यही विचार था, स्वीकार कर लो। 1 करोड़ धरती मणि, इस कीमत के लिए कोई भी झुक जाए। 1 करोड़ धरती मणि का मतलब है 1000 करोड़ आत्मा पत्थर। इतने अमर पत्थरों से पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। बलभद्र का चेहरा काला पड़ गया था। वो सोचता था कि उसने सब कुछ भांप लिया है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि आर्यन के सामने वो सिर्फ एक मूर्ख था। 1 करोड़ धरती मणियों का मतलब था शिवगिरी संघ के पास इतनी शक्ति होगी कि वो किसी भी व्यापार संघ को अपने पैरों तले कुचल सकता था, भले ही सभी 9 संघ एक साथ क्यों ना आ जाए। शिवांश परिवार के शानकांत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उस वक्त गौरांग और आर्यन को धुतकार दिया था। अगर ऐसा ना होता तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। योगेश के चेहरे पर भी निराशा थी। वो अपने दिल में बार बार बड़बड़ रहा था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। चंद्रधर का चेहरा भी तनाव से भरा हुआ था। मुझे उसे उस रात शिवगिरी वासिका में ही खत्म कर देना चाहिए था। निजी कक्ष नंबर 1 में। हा, यंग मास्टर वाकई अद्भुत है। बूढ़े, तुम्हें क्या लगता है कि कोई यंग मास्टर की मदद कर रहा है? मैंने उस डेविल स्वॉर्ड की आभा को महसूस किया है। ये कोई ऐसी स्वॉर्ड नहीं है जिसे एक एसेंस मास्टर भी जल्दी से रिफाइन कर सकता है। हो सकता है कि ये सिंह परिवार के एसेंस मास्टर द्वारा बनाई गई हो, लेकिन वो तो सालों पहले कहीं गायब हो गया था। मुझे भी नहीं पता, शायद यंग मास्टर को ये दिव्य मौका मिला है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिंह परिवार इतना चुप नहीं बैठता। एक बार कोई कदम उठाने के बाद वो लोग ऐसा मोड़ देते हैं कि कोई उन्हें समझ ना सके। ये बात तो है। हा, वैसे यंग मास्टर ने आज कमाल कर दिया। 100 स्वर्ण तारा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जिसे कोई साधारण व्यक्ति जुटा सके। मुझे लगता है ये लड़की शून्य भूमि के लॉर्ड की बेटी एस्फीरा है। उसकी आभा सबसे अलग है, ठीक उसके पिता की तरह। क्या? मैंने सुना है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसकी मूल शक्ति भी डेविल्स की तरह ना होकर राक्षसी है। वो शून्य भूमि की सबसे शक्तिशाली योद्धा है और वहाँ की मल्लिका की तौर पर जानी जाती हैं। तो क्या हुआ? देखो, वो भी हमारे यंग मास्टर से उसकी स्वॉर्ड खरीद रही है। हा, तुम्हें क्या लगता है कि यंग मास्टर इसे बेचेंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन 1 करोड़ धरती मणि जिंदगी भर कल्टिवेशन करने के लिए काफ़ी है। अब हर किसी को आर्यन के जवाब का इंतजार था कि वो इसे बेचेगा या नहीं। 1 करोड़ धरती मणियों के साथ वह पूरे अमृतद्वीप का सबसे अमीर इंसान बन सकता था। आर्यन ने उस पर्दानशी लड़की की ओर देखा और कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी के लिए मैं इसे बेच नहीं रहा। इस वक्त तक हर कोई अपनी सांस थाम कर बैठा था कि आर्यन का जवाब क्या होगा। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, मानो उनकी जान में जान आ गई हो और उन्होंने राहत की सांस ली। जबकि कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, 1 करोड़ काफ़ी नहीं है। लगता है ये लड़का पागल ही गया है, और नहीं तो वरना कौन इतनी बड़ी रकम ऐसे ही ठुकरा सकता है। अगर मेरे पास 1 करोड़ धरती मणि होती, मैं सुगंधा कुंज की सभी लड़कियों को अपने घर बुला लेता। हा, बलभद्र ने हंसते हुए कहा, क्या मूर्खता है। ये इसे बेच भी नहीं रहा है। इन 1 करोड़ धरती मणियों से ये किसी भी संघ को आसानी से कुचल सकता है। रत्नलाल ने भी एक गहरी सांस लेते हुए राहत महसूस की। उसे डर था कि आर्यन इस स्वॉर्ड को बेचकर उनसे अधिक अमीर बन जाएगा और इस तरह वो उनके संघ को आसानी से दबा सकता था। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, पर्दानशी लड़की ने फिर से कहा, 2 करोड़ धरती मणि। उसकी आवाज़ खत्म होते ही पूरा हॉल जैसे उबल पड़ा। 2 करोड़, ये तो हद हो गई। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल जैसे फटने को है। गौरांग बेहद उत्साहित था। उसने चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर, आप तो कमाल हैं। 2 करोड़ धरती मणियों के साथ आप सीधे धनी सूची के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, है ना? ये केवल इस नीलामी संग्राम की ही नहीं, बल्कि किसी भी नीलामी की आज तक की सबसे ऊंची बोली थी।
रत्नलाल के पैर कांपने लगे और वह लगभग वहीं घुटनों के बल गिर गया। अगर 1 करोड़ उसे झकझोर सकते थे तो 2 करोड़ उसे मिट्टी में मिला सकते थे। आर्यन के प्रति अब उसकी घृणा और भी गहरी हो गई। आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे सच में नहीं बेच रहा। ये डेविल स्वॉर्ड आर्यन के लिए जरूरी थी। यह उसकी डेविल बॉडी के साथ मिलकर जबरदस्त वार करती, इसे बेचना मुमकिन ही नहीं था। तब तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो मूनशैडो स्वॉर्ड को सफलतापूर्वक नहीं बना लेता। इसके अलावा अभी उसके पास कोई स्वॉर्ड भी नहीं थी, क्योंकि उसकी अमृति स्वॉर्ड हातिम के पास थी। प्रधानशी लड़की हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में इसे नहीं बेचोगे? आर्यन ने कहा, मैं सच में नहीं बेच रहा। उस लड़की ने स्वॉर्ड को देखकर हल्की उदासी के साथ कहा, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ही डेविल स्वॉर्ड आर्यन के पीछे छिप गई। इस छोटी सी हरकत ने हॉल में सभी लोगों को फिर से चौंका दिया। उस स्वॉर्ड के पास अपनी चेतना थी। मास्टर शिल्पेश्वर का दिल उथल पुथल से भर गया। वह सोचने लगे, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी शिल्पकला परिपूर्ण है, पर अब ऐसा लगता है कि मैं बस एक नए छात्र जैसा हूँ। प्रधानशी लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ डेविल स्वॉर्ड को देखा और कहा, मैं तुम्हें बस एक बार छूऊंगी, बस एक बार। आर्यन ने इशारा किया और कहा, डेविल स्वॉर्ड। इसके बाद स्वॉर्ड हल्के से झूलते हुए प्रधानशी लड़की के सामने आ गई। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और उसके पतले कोमल हाथ ने स्वॉर्ड को छुआ। ये सिर्फ एक हल्की सी छुअन थी और फिर तुरंत हटा भी लिया। उसकी आंखें खुलीं, जिनमें कृतज्ञता की झलक थी। उसने आर्यन से कहा, शुक्रिया। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित वाक्य था। आर्यन थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उसी समय आर्यन ने उस प्रधानशी लड़की की आंखों में एक अजीब सी लालसा देखी। वो नज़र बहुत खास थी। लड़की ने हल्का सा झुककर फिर से हवा में छलांग लगा दी और वो पल भर में गायब हो गई। वह नीलामी भवन की छत पर जा बैठी और अपने पैरों को शरारती अंदाज में हिलाने लगी। वहीं डेविल स्वॉर्ड फिर से आर्यन के पीछे आ गई। आर्यन ने रत्नलाल को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, रत्नलाल, मैंने लगातार 2 दौर जीत लिए हैं, क्या तुम अब भी आगे बढ़ना चाहते हो? रत्नलाल का चेहरा कड़ा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, हाँ, मैंने अब भी हार नहीं मानी है। पहले दौर में 1 अंक, दूसरे दौर में 2 अंक। आर्यन ने लगातार 2 दौर जीतकर पहले ही अजय स्थिति बना ली थी, क्योंकि अगर वह तीसरा दौर हार भी जाता तो भी मुकाबला बराबरी पर खत्म होता। हालांकि रत्नलाल ने हार मानने से मना कर दिया। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी थी, उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। हार का मतलब था सब कुछ खो देना और जीत का मतलब था सब कुछ पा लेना। सभी अध्यक्षों के चेहरे मुरझा चुके थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सब उनकी सोच के कारण था। उन्हें क्या पता था कि आर्यन के पास इतने बहुमूल्य खजाने होंगे। अब बस आखिरी दौर बचा था और अगर रत्नलाल इसे भी हार गया तो वो सब कुछ खो देंगे, अपनी जान भी। कुछ अध्यक्षों ने धीमे स्वर में कहा, रत्नलाल जी, क्यों ना इसे यहीं खत्म कर दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। रत्नलाल और आर्यन ने लगभग एक साथ जवाब दिया। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, अब वापस हटने का सवाल ही नहीं। अगर तुम्हें पीछे हटना है तो अपनी स्पेस रिंग में मौजूद सब कुछ मुझे छोड़कर जाए। रत्नलाल गुस्से में चिल्लाया, लड़के, तू सपना देख रहा है और नहीं तो क्या? तूने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी स्पेस रिंग तुम्हें देंगे? क्या सच में तू अपने आप को कुछ समझता है? चलो देखते हैं अब तुम्हारे पास क्या बचा है। सभी अध्यक्षों ने गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि उनकी स्पेस रिंग्स में ऐसी ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं थीं जिन्हें वो आर्यन को कभी नहीं देना चाहते थे। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी सोच में पड़ गया था, आखिरी इस दौर के लिए अब क्या पेश करूं? उसके पास अब ज्यादा विकल्प नहीं थे। माया दर्पण, नहीं, वो इसे पेश नहीं कर सकता था। वो दर्पण उसके लिए बेहद कीमती था और ये मुकाबले की परिस्थिति को संभालने के लिए सही नहीं था। नील ड्रैगन फनेस, ये भी सही नहीं था, क्योंकि केवल आर्यन ही इसकी शक्तियों को महसूस कर सकता था। डेथ गॉड सील, नहीं, अगर वो इसे बाहर निकालता तो कोई भी यकीन नहीं करता कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। हालांकि वो रूहानी योद्धाओं को बुलाकर साबित कर सकता था, पर अभी उनका स्तर बहुत था। यहाँ बुलाने का मतलब था सबकी हंसी का पात्र बनना। थंडर ड्रैगन रॉड, नहीं, इसका स्तर भी काफ़ी कम था। आर्यन खुद से बड़बड़ाया, अब क्या करूं? जो चीज़ें उसने बनाई थीं वो सब इस्तेमाल हो चुकी थीं। अब मुकाबले में कुछ दिखाने के लिए उसे सिस्टम शॉप से कुछ खरीदना पड़ेगा। जैसे ही आर्यन गहरी सोच में डूबा, रत्नलाल ने चालाकी से कहा, लड़के, इस तीसरे चरण में सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम जीत गए तो ये मुकाबला बराबरी पर खत्म होगा और फिर एक और चरण होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतना वक्त बर्बाद करोगे। क्यों ना हम इस आखिरी चरण को 4 अंकों का बना दें? यह उसकी योजना थी, बाजी पलटने की, एक ही बार में सब कुछ दांव पर। मेघना ने तुरंत कहा, आर्यन, ऐसा मत करना। गौरांग ने गुस्से में चिल्लाया, ये लोग और कितना बेशर्म हो सकते हैं। ये साफ था कि ये शर्त आर्यन के लिए नुकसानदेह थी।
रत्नलाल गर्व से बोला, तो क्या कहते हो लड़के, दम है? आर्यन ने रत्नलाल की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे, सब कुछ एक ही बार में तय होगा। बहुत बढ़िया, रत्नलाल ने उत्साहित होकर कहा, तो ये तय रहा, सब कुछ आखिरी दौर में, अब देखते हैं तुम क्या पेश कर सकते हो। इतना कहकर रत्नलाल ने तुरंत अपनी स्पेस रिंग से एक विशाल फनेस बाहर निकाला और सूर्य प्रताप के सामने रखते हुए बोला, ये है क्रिम्सन ड्रैगन फनेस। रत्नलाल ने आर्यन की ओर घमंड से देखा और बोला, यह अजय है। लड़के, तुम हार चुके हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, हा हा हा। रत्नलाल का घमंड सातवें आसमान पर था और उसकी हर हरकत से असीम अहंकार झलक रहा था। पहले वह डर रहा था कि आर्यन दांव के लिए मना कर देगा, पर अब जब उसने हाँ कर दी थी तो रत्नलाल को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। क्रिम्सन ड्रैगन फनेस रत्नकुटी संघ का सबसे बहुमूल्य खजाना था। 10 साल पहले जब ये प्रकट हुआ तो इसे पाने के लिए उन्होंने अपने लगभग सैकड़ों योद्धाओं को खो दिया था। कोई भी असली ड्रैगन्स के बारे में नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि ड्रैगन क्षेत्र अब भी अस्तित्व में है या नहीं। अब जो ड्रैगन्स पाए जाते हैं वो सिर्फ अशुद्ध खून वाले ड्रैगन्स थे। असली ड्रैगन्स अब सिर्फ किंवदंतियों का हिस्सा बनकर रह गए थे, मगर उनके पीछे छूटे खजाने उनके अस्तित्व का सबूत देते हैं। क्रिम्सन ड्रैगन फनेस भी उन्हीं प्राचीन खजानों में से एक था। इस फनेस के ऊपर 8 क्रिम्सन ड्रैगन्स की आकृतियां उभरी हुई थी। हर ड्रैगन मानो जीवित लग रहा था और उनमें से निकलती शक्ति इतनी तीव्र थी कि लोगों की डर से रूह कांप उठे। मंच पर क्रिम्सन फनेस के आते ही वातावरण पूरी तरह से बदल गया। हवा में ड्रैगन्स की गर्जना गूंजने लगी, हर कोई अपनी जगह से खड़ा हो गया और क्रिम्सन फनेस को उत्साह से देखने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग किसी प्राचीन ड्रैगन लोक में पहुंच गए हों। सूर्य प्रताप की काल कछुआ शक्ति भी दबाव महसूस कर रही थी। क्रिम्सन ड्रैगन फनेस की यही खासियत थी कि वो सभी रक्षात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकता था। रत्नलाल का ये सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। ये वो तुरुप का इक्का था जिसने उसे भरोसा दिलाया था कि वो आर्यन को आसानी से कुचल सकता है। सभी अध्यक्षों ने अब जाकर राहत की सांस ली और वो उत्साहित हो उठे। लड़के, अब कैसे जीतोगे? इस क्रिम्सन ड्रैगन फनेस के आगे तुम्हारा कोई भी खजाना बेकार होगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया बच्चे, हा हा हा। चलो देखते हैं अब तुम क्या करते हैं दक्षिणी कचरे, हा हा हा। क्रिम्सन ड्रैगन फनेस ने जैसे उन्हें एक नई उम्मीद दे दी थी। अब उनके पास आर्यन को कुचलने का मौका था। बलभद्र ने जोर से कहा, अब तो तुम्हारा अहंकार भी खत्म हो गया होगा लड़के, हा हा हा। अब क्यों घमंड नहीं दिखा रहे? उसे आर्यन द्वारा इस हद तक कुचल दिया गया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब उसे कुछ तसल्ली मिली। वो सिर्फ अकेला नहीं था, बहुत से लोग जो आर्यन द्वारा दबाए गए थे यही महसूस कर रहे थे। इस दौरान मेघना का शरीर हल्का थर्रा रहा था। उसने चिंतित स्वर में कहा, खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रत्नकुटी संघ के पास इस तरह का कोई बहुमूल्य प्राचीन खजाना होगा। गौरांग का शरीर भी कांप रहा था। उसने अपने मुठियां कस लीं लेकिन कुछ कहा नहीं। यहाँ तक कि सप्तचर्क महाविद्यालय के पास भी शायद ही ऐसा कोई खजाना होगा जो इस प्राचीन फनेस को टक्कर दे सके। रत्नलाल अपनी जीत के नशे में चूर होकर हंसते हुए बोला, लड़के तुम हार चुके हो, हा हा हा। सूर्य प्रताप ने भी चेतावनी दी, अगर तुम इस फनेस से बेहतर कुछ नहीं दिखा सके तो तुम इस चुनौती में हार जाओगे। और हारने का एक ही मतलब था, मृत्यु। हारने का मतलब था शिवगिरी संघ की बर्बादी। हालांकि आर्यन शांत खड़ा था। उसने अपनी आंखों में एक तीव्र चमक के साथ रत्नलाल की ओर देखा और कहा, रत्नलाल, अगर मैं तुम्हारे इस प्राचीन फनेस को नष्ट कर दूं तो इस क्रिम्सन ड्रैगन फनेस को नष्ट करोगे, हा 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 हा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। हर कोई आर्यन पर हंस रहा था। आखिर हंसते भी क्यों नहीं? यहाँ तक कि एक स्वर्गवीर भी प्राचीन ड्रैगन खजाने को नहीं तोड़ सकता था। मात्र एक आत्मवीर इसे तोड़ने की बात कर रहा था। क्या ये किसी मजाक से कम नहीं था? रत्नलाल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो इसे तोड़ सके तो मैं अपनी हार मान लूंगा। प्राचीन ड्रैगन खजानों का अस्तित्व लगभग अमर था। उन्हें तोड़ना भूल जाओ, ये असंभव था। आर्यन के शब्द महज एक मजाक थे। यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा भी इस बात को अच्छे से जानता था। सूर्य प्रताप ने कहा, लड़के, प्राचीन ड्रैगन खजाने को भेद पाना असंभव है। इसके विपरीत इसकी ऊर्जा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। मास्टर शिल्पेश्वर ने भी सिर हिलाया, ग्रैंड मास्टर सही कह रहे हैं। कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम्हारी डेविल स्वॉर्ड भी कुछ नहीं कर सकती। प्राचीन ड्रैगन खजाने को भेदना एक खूबसूरत सपने की तरह था। हॉल में लोग अब भी हंस रहे थे। लड़के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस हार मान लो, तुम्हारा तमाशा अब खत्म हो चुका है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम पहले ही हार मान लेते तो तुम्हें इस हद तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हार मानने में ही तुम्हारी भलाई है। दक्षिणी क्षेत्र के लोग हमेशा अजीब होते हैं।
भला कौन प्राचीन ड्रैगन खजाने को भेदने की बात कर सकता है। सबको पता था कि प्राचीन ड्रैगन खजानों को नहीं भेदा जा सकता। निजी कक्ष नंबर 1 में दोनों बुजुर्ग बेहद गुस्से में थे। ये रत्नकुटी संघ के लोग अपनी हद भूल गए हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को इस तरह परेशान करने की। अभी इस बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, यंग मास्टर की हार निश्चित है। रत्नकुटी संघ और बाकी संघ उन्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। हिम्मत तो करके देखें, अगर उन्होंने यंग मास्टर के बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं उन सबकी यहीं कब्र खोद दूंगा। वो दोनों पूरी तरह से सतर्क थे। इस वक्त वो लापरवाही नहीं कर सकते थे, उनका मिशन आर्यन की रक्षा करना था। हालांकि उन्हें भी विश्वास नहीं था कि आर्यन इस दौर में जीत सकता है, क्योंकि पूरे अमृतद्वीप में शायद ही कोई होगा जो एक प्राचीन ड्रैगन खजाने को तोड़ने की शक्ति रखता हो। इसलिए उनका आर्यन की हार जीत से कोई मतलब नहीं था, वो बस उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। केवल 9 संघ ही इस तमाशे का खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। अंधेरे में छिपे कॉलेजवाला संघ के लोग भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो इस नीलामी संग्राम के दौरान हो रही थी। ऐसे बहुत से लोग थे जो एक गिद्ध की तरह आर्यन की हर हरकत पर नजरें गड़ाए बैठे थे। अगर एक भी गलती हुई तो वो उस पर तुरंत टूट पड़ेंगे। शिवांश परिवार पहले ही आर्यन से नाराज बैठा था और हर्षवंश परिवार तो इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अपनी चाल चलें और आर्यन को खत्म कर दें। रत्नलाल गर्व से मुस्कुराया और बोला, चलो आर्यन, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारे पास गिनती की सांस बची है तो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। रत्नलाल पहले ही अपने दिल में जीत चुका था। आर्यन चाहे जो कर ले, वो कभी भी क्रिम्सन ड्रैगन फनेस को नहीं तोड़ सकता था। इस नीलामी के बाद क्रिम्सन ड्रैगन फनेस की वजह से रत्नकुटी संघ की साख में 4 चांद लगने वाले थे और स्वाभाविक रूप से वो अमृतद्वीप का नंबर 1 व्यापारी संघ बन जाएगा। उस स्तर पर रत्नलाल को कोई भी छू नहीं सकता था। इस बारे में सोचकर रत्नलाल का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। उसने आर्यन की ओर उंगली से इशारा किया और हंसते हुए कहा, लड़के अब जल्दी करो, जरूरत पड़े तो अपनी उस कचरा डेविल स्वॉर्ड को भी निकाल लेना। हा हा हा। आर्यन ने चारों ओर से उठ रही हंसी और तानों को पूरी तरह अनसुना कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि आर्यन ने क्या देखा था। ये तक किसी को नहीं मालूम था कि वो क्रिम्सन ड्रैगन फनेस से संवाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई यह नहीं जानता था कि नील ड्रैगन गॉड और डार्क ड्रैगन गॉड गुस्से से भरे हुए हैं। ये सब केवल आर्यन ही जानता था। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी आंखों में सम्मान भरे भाव के साथ क्रिम्सन ड्रैगन फनेस को देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ करना। हाँ हाँ, रत्नलाल ने जोर से हंसते हुए कहा, ये कचरा अब क्रिम्सन ड्रैगन फनेस से बात कर रहा है। कहीं इसे किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और चीखा, लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक। तुरंत उसके शरीर में भयंकर शक्तियां उमड़ पड़ी। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और गरजते हुए कहा, ड्रैगन स्लेयर। एक गहरी गर्जना के साथ ड्रैगन स्लेयर अचानक आर्यन के हाथ में आ गया। उसकी ब्लेड काली चमक से दमक रही थी और उसका ड्रैगन के मुंह जैसा हाथ था, मानो गुस्से में सबको घूर रहा हो। जल्दी ही उसकी ब्लेड से निकल रही काली आभा ने पूरे हॉल में एक खौफनाक माहौल बना दिया। साथ ही हवा में ड्रैगन की भयंकर गर्जनाएं गूंजने लगी थी। माहौल में आया ये बदलाव ऐसा लग रहा था जैसे मृत्युलोक का देवता धरती पर उतर आया हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई अविश्वास से आर्यन और ड्रैगन स्लेयर को देख रहा था। मास्टर शिल्पेश्वर ने जब आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये ब्लेड, सूर्य प्रताप ने भी भौचक्का होकर कहा, मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक से एक साथ बोले, ये तो पुस्तकालय में रखी दिव्य किताब में छपी सर्वोच्च ब्लेड है। दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सर्वोच्च हथियार ड्रैगन स्लेयर, सिंह परिवार का ड्रैगन स्लेयर। वो दोनों बेहद उत्साहित हो गए। तरंग महाद्वीप के चारों हिस्सों में 4 सर्वोच्च शस्त्र थे, जिनमें से दक्षिणी तरंग महाद्वीप में ड्रैगन स्लेयर था और पश्चिमी तरंग महाद्वीप में मूनशैडो स्वॉर्ड। इन सभी का अस्तित्व बेहद खास था। हालांकि आर्यन के हाथ में जो ड्रैगन स्लेयर था वो दिव्य पुस्तक में दिए गए चित्रण से थोड़ा अलग था, क्योंकि वो अभी तीसरे लेवल पर था और उन्होंने चित्रण में उसका उच्च स्तरीय रूप देखा था। रत्नलाल ने हंसते हुए कहा, क्या ड्रैगन स्लेयर? ये बस एक खिलौना है। क्रिम्सन ड्रैगन फनेस के सामने ये कुछ भी नहीं। तुम इस कचरे ब्लेड से इसे काटना चाहते हो? हा हा हा, सपने देखो बच्चे। उसे आर्यन के हाथ में मौजूद ड्रैगन स्लेयर में कुछ